बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं आपकी मेज़बान जुगन काजिम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपकी नींद पूरी हुई होगी, क्योंकि आज हम बात करेंगे नींद पे। अब आप कहेंगे कि सुबह सुबह सोने की बात क्यों हो रही है? क्योंकि अगर सुबह का एक अच्छा और पॉजिटिव आगाज़ करना है तो उसके लिए अच्छी नींद बहुत ज़रूरी है। लेकिन सिर्फ सुबह के आगाज़ के लिए नहीं, नींद हमारी मेंटल हेल्थ के लिए, हमारी जिस्मानी सेहत के लिए, हमारी ग्रोथ के लिए, हमारे लिए हर लिहाज से बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन नींद वो वाहिद चीज़ है जिसको सबसे ज़्यादा इग्नोर किया जाता है और जिसको लोग अक्सर साइडलाइन कर देते हैं। सेहत को तो साइडलाइन करते हैं, लेकिन सेहत के ख़राब होने का सबसे बड़ा रीज़न या सबसे बड़ा जो इशू है वो है नींद ना पूरा होना। आज मैं आपसे नींद पे बात करना चाहूँगी। देखिए, जब हम प्रॉपर नींद लेते हैं तो ये हमें हिम्मत देती है दिन गुजारने की, बल्कि हमारे माइंड को भी फ्रेश करती है। इसके साथ साथ जब हम रात को सोते हैं तो सिर्फ हमारा दिमाग नहीं रिलैक्स होता, बल्कि हमारा जिस्म भी रिलैक्स होता है। अगर हमारे जिस्म में कोई तकलीफ़ होती है, कोई वेयर एंड टेयर होता है, कोई बीमारी होती है, तो रात के वक्त जब हमारी बॉडी और कोई काम नहीं कर रही होती सोने के अलावा, तो आप सोचें कि जैसे हमारी बॉडी में छोटे छोटे सिपाही होते हैं या छोटे छोटे डॉक्टर होते हैं जो जाके हमारे उस एरिया को ठीक करते हैं जो तकलीफ़ में होती है। जब भी कोई बीमार होता है तो डॉक्टर क्या कहता है कि जी ये दवाइयाँ देनी है, ये करना है, वो करना है और नींद पूरी करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करें, क्योंकि जब आपकी बॉडी रेस्ट के स्टेट में होती है तभी आपकी बॉडी रिकवर करती है। और लोग अक्सर बीमारी में जो एक काम जो अपने साथ ज़्यादती करते हैं वो है नींद नहीं पूरी करते, सोते ही नहीं है। मेडिकेशन टाइम पे नहीं लेंगे। दवाई क्यों इंसान लेता है? ताकि इंसान थोड़ा सा इजी हो जाए, रिलैक्स हो जाए। जब आप थोड़े से रिलैक्स होते हैं, तकलीफ़ से बाहर होते हैं, फिर आपको नींद भी आती है। फिर जब आपकी नींद पूरी होती है और आप सोते हैं तो आपकी बॉडी रिकवर करती है और तब कहीं जाके आपकी तबीयत सेट होती है। सो ये तो बीमारी हो गई, बट जनरली ऑल्सो हर रोज़ जिस्म की ज़रूरत है कि 6 से 8 घंटे, 8 घंटे तो डेफिनेटली, और ये मैं बात कर रही हूँ एडल्ट्स की। बुज़ुर्गों में और बच्चों में 10 से 12 घंटे की नींद पूरी होना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा आप फिज़िकली एक्टिव होंगे, जितनी ज़्यादा उछल कूद होगे, जितनी एक्टिव आपका लाइफस्टाइल होगा, उतना ही ज़रूरी है कि आपकी नींद पूरी हो और उतनी ही ज़्यादा नींद की आपको ज़रूरत होती है। जब इंसान नींद नहीं पूरी करता तो उसका इशू थकन के फॉर्म में आता है, चिड़चिड़ापन होता है, दिमाग भी थका थका होता है, आपसे किसी से बात भी नहीं की जाती, क्योंकि आप इतने ज़्यादा, जिसको हम ब्रेन फॉग भी कहते हैं। जिन लोगों को नींद तो आती है लेकिन प्रॉपर नींद नहीं आती, बार बार वो जाग रहे होते हैं, उनकी नींद नहीं पूरी हो रही होती, वो घबराहट में होते हैं, उन लोगों को भी फिर थकन और चिड़चिड़ेपन को फेस करना पड़ता है। देखिए, ये सिर्फ एक टेम्पररी परेशानी नहीं है, ये लॉन्ग टर्म का बहुत बड़ा मसला भी बन सकती है, क्योंकि कुछ लोगों को फिर इंसोम्निया की बीमारी हो जाती है, यानी कि उनको नींद ही नहीं आती, सारी रात नहीं आती, सारा दिन नहीं आती और कभी कभी दिनों गुजर जाते हैं और नींद नहीं पूरी होती। क्या आपको पता है कि जब लोगों को पुराने ज़माने में टॉर्चर किया जाता था या उनको किसी प्रिजनर को, किसी वो क्या उसको कहते हैं प्रिजनर को उर्दू में, किसी भी कैदी को या मुलजिम को, उससे जब कोई बात निकलवानी होती थी तो उसको टॉर्चर करने का बेहतरीन तरीका ये होता था कि आप उसको सोने ना दें। वो जैसे ही सोने लगे उसके मुंह पे पानी फेंक दें या लाइटें उसके मुंह पे जला दे, ताकि वो बंदा इतना डिस्टर्ब हो जाए, नींद भी पूरी ना हो कि वो एग्जॉशन के मारे सारे जो सच हैं या जो भी उसके पास राज हैं वो छुपे हुए वो उगल दे, क्योंकि इंसान नींद की वजह से इतना ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। आपने देखा है जो लोग जिनकी नींद नहीं पूरी हो रही होती वो जनरली उनके मूड ऑफ होते हैं, कभी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, कभी एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं। ऑनेस्टली व्यूअर्स, मैं खुद जनरलाइज एंग्जाइटी की मरीज़ हूँ। ये बहुत से लोगों को प्रॉब्लम होती है, मुझे एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है। अब एंग्जाइटी वाला बंदा जब नींद नहीं पूरी करता तो उसकी एंग्जाइटी ज़्यादा बढ़ जाती है, उसके अंदर घबराहट का अंसर ज़्यादा बढ़ जाता है। और मैं आपको बता नहीं सकती, पिछले 2-3 साल में आई डोंट नो, मतलब नूर की जब मैं अपनी बेटी नूर के साथ प्रेग्नेंट थी, उस प्रेगनेंसी के दौरान नींद का इशू आना शुरू हुआ, तकलीफ़ में भी बहुत थी, वज़न भी बहुत चढ़ा हुआ था, इसलिए नींद नहीं पूरी होती थी। उस दौरान इतनी बुरी आदत पड़ी रात को बार बार उठ के वॉशरूम जाने की,
बार बार मुझे बाथरूम जाना पड़ता था। ऑब्वियसली बच्चा ब्लैडर के ऊपर होता है तो आपका ब्लैडर भी ज़रा छोटा हो जाता है, तो आपको बार बार। व्यूअर्स, अब मैं रात को 10 दफ़ा जागती हूँ बाथरूम जाने के लिए। शायद वो एक दिमाग में बनी हुई है चीज़, वो नहीं अब निकल रही, बार बार उठती हूँ। और बहुत दफ़ा मैं सुबह जब उठती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं रात को जब सोई थी उससे ज़्यादा थकी हुई जागी हूँ। सो नींद की क्वालिटी भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। ये आपके मूड की इरिटेबिलिटी पे होता है असर, फिर आपकी कंसंट्रेशन ख़राब होती है, आपके फ़ैसले लेने की जो स्किल्स हैं, जिनको आप डिसीजन मेकिंग स्किल्स कहते हैं, वो भी मुतासिर होती हैं। आपकी याददाश्त मुतासिर होती है, अच्छी भली चीज़ें आपको याद नहीं रहती। ख़वातीन जो मेनोपॉज़ से या पेरी मेनोपॉज़ से गुजर रही होती हैं वो इस चीज़ से बहुत सफ़र करती हैं। फिर जब आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत मुतासिर होती है, आपका ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे होता है, कुछ लोगों का बहुत हाई हो जाता है, कुछ लोगों का बहुत लो हो जाता है, डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम्स और ज़्यादा उभर के बाहर आती हैं, या अगर आप प्री डायबिटिक होते हैं तो आपके अंदर डायबिटीज़ का अंसर पैदा हो जाता है, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है और आप खुद जिस्मानी और जहनी तौर पे बहुत ज़्यादा थक जाते हैं। इस वजह से आपने देखा होगा कि बड़ी दफ़ा लोग कहते हैं कि भाई अगर आप बहुत ज़्यादा थके हुए हैं तो गाड़ी ना चलाएं। मोटरवे पे, हाईवेज़ पे, बाहर के ममालिक में बार बार ये मैसेज आ रहा होता है, लिखा हुआ होता है, और लोग कह भी रहे होते हैं कि प्लीज़ अगर आपको नींद आ रही है और आपको लग रहा है कि आप गाड़ी चलाते चलाते सो जाएंगे, तो आप प्लीज़ गाड़ी को रोड के साइड पे रोकें, नींद को पूरा करें। आपको कभी भी कोई पुलिस वाला या कोई ऐसे मोटरवे पुलिस या कोई बंदा आके इस बात पे रोकेगा नहीं, आपकी तनकीद नहीं करेगा कि आपने गाड़ी क्यों साइड पे रोकी भी अगर आपको नींद आ रही है, बल्कि आपको इस चीज़ पे आपकी दाद दी जाएगी कि अगर आप इतने थके हुए थे, देखिए जान है तो जहान है, आपको नींद आ रही है। मेरे साथ ये हो चुका है कुछ साल पहले, बल्कि ऑलमोस्ट 10 साल पहले की बात है। उसके बाद फिर मैंने अपने गाड़ी और ड्राइवर को हमेशा साथ ले जाने को तरजीह दी, शूट वगैरह की गाड़ी को इतना प्रेफर नहीं किया, क्योंकि कराची नहीं, इस्लामाबाद से लाहौर आ रही थी, वहाँ पे एक इवेंट था। आपको पता है इवेंट्स 10:30-11 बजे से पहले नहीं ख़त्म होते, 7 बजे 8 बजे शुरू होते हैं। उस वक्त कोई टाइम की पाबंदी नहीं थी, तो वो रात के 12 बजे इवेंट ख़त्म हुआ, या मैं इस्लामाबाद से रात को 12 बजे निकली। 10 मतलब लेट था, मुझे याद है कि लेट था, क्योंकि जब हम वापस आ रहे थे तो हम भेरा के कहीं करीब थे, मेरी आँख लग गई, सच्ची बात है, मैं पीछे सो गई। एकदम से मैं उठी हूँ, क्योंकि गाड़ी जो है ना ऐसे लगा जैसे कोई हिला रहा है, वो गाड़ी घूमती हुई जाके रोड के साइड पे रुकी। अल्लाह का शुक्र है कि एक्सीडेंट नहीं हुआ, लेकिन जब मेरी आंख खुली तो एकदम से मैंने कहा भाई खैर है, क्या हुआ? कहते हैं बाजी माफ़ कर दे, मेरी आंख लग गई थी। मैंने कहा क्या हुआ? कहता है भाई एकदम, उन्होंने कहा बाजी एकदम से नींद का झोंका आया है और मुझे नहीं पता चला कि क्या हुआ। वो तो अल्लाह का कोई करम हुआ कि उसको झोंका आया, उसी वक्त गाड़ी घूमी है या आगे पीछे हुई है, उसने गाड़ी को कंट्रोल में किया और साइड पे रोक दिया, वरना तो हम दोनों गए थे। रात अंधेरा, मतलब रात के 10 बजे, मतलब नहीं, रात के मेरे ख्याल से उस वक्त उस वक्त 2 बजे थे जब ये हुआ था, क्योंकि हम भेरा के करीब थे। फिर थोड़ी सी जब उनकी होश आए, थोड़ा सा वो सेटल हुए, तो हमने गाड़ी ड्राइव करके थोड़ा सा भेरा तक पहुँचे, वहाँ पे गाड़ी रोकी, उन्होंने चाय पी, बाथरूम यूज़ किया, मैंने भी अपने आप को ज़रा होशवास, मैंने कहा भाई मैं चला लूँ गाड़ी, उसने कहा नहीं बाजी मैं कर लूँगा। फिर मैं भी जाग के पूरा रास्ता बैठी रही जब तक वो गाड़ी चला रहे थे, और हर थोड़ी देर बाद उनसे कोई बात करती रही, थोड़ा म्यूज़िक भी गाड़ी में लगा दिया कि वो जागे रहें, क्योंकि व्यूअर्स कुछ पता नहीं चलता। एंड आई कांट टेल यू, मेरी जान निकल गई थी, बिकॉज वो बंदा बिल्कुल ठीक, परफेक्टली नॉर्मल। लेकिन जब उनसे पूछा, मैंने कहा भाई हम जब वहाँ पे थे तो आपने दिन में नींद क्यों नहीं पूरी की, आपको पता था रात को हमने निकलना है? कहता है बस बाजी दिन में मेरी ड्यूटी उन्होंने किसी और के साथ लगा दी थी। तो फिर मैंने उनको कॉल की, उन्होंने उस वक्त तो नहीं उठाया। नेक्स्ट डे में मैंने, जब दिन का टाइम था, उनको कॉल की, मैंने कहा भाई आपने सारा दिन ड्राइवर को काम कराया और एक दिन पहले वो मुझे लेके आया, आपने सारा दिन भी उससे ड्यूटी करवाई और फिर रात को उसे कहा कि मुझे लेके जाए, तो जिस बंदे की ऑलमोस्ट 36 घंटे 48 आवर्स 2 घंटे 2 दिन जो बंदा सोया नहीं होगा, उसके दिमाग का क्या हाल होगा? और मैंने कहा वैसे ही मोटरवे पे जब बंदा गाड़ी चला रहा होता है तो वैसे ही नींद ज़्यादा आती है, क्योंकि वो एक स्ट्रेट रोड होता है, कोई ख़ास ट्रैफिक का इतना इशू नहीं होता, ना अपने ट्रैफिक लाइट्स पे रुकना होता है, तो नींद ज़्यादा आती है। सो प्लीज़ अगर आप मोटरवे पे हैं या धुंध है या कोई इस किस्म का इशू है, ऊपर से नींद आ रही है, गाड़ी साइड पे रोक लें। आपकी ज़िंदगी, आपकी जान ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता है बाहर के ममालिक में लोगों ने क्या किया हुआ है? गूगल का एग्जांपल देती हूँ। गूगल ने अपने ऑफिसेज़ के अंदर, जो उनका मेन ऑफिस है और बाकी जहाँ पे भी उनके ऑफिसेज़ हैं, वहाँ पे उन्होंने स्लीपिंग पॉड्स बनाए हुए हैं
कि अगर आपको काम के दौरान नींद आती है और आप बहुत एग्जॉस्ट हुए में, तो आप आधे घंटे का 20 मिनट का पावर नैप ले सकते हैं। आप जाएं उस पॉड के अंदर, अपनी आंखें बंद करें और सो जाएं। फिर जापान में, चाइना में बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे अगर आपको सोने की ज़रूरत पड़ती है, जिसको पावर नैप भी कहते हैं, वर्क स्टेशंस पे उन्होंने, अब ये देखें, वर्क स्टेशन पे उन्होंने ऐसी सिचुएशंस क्रिएट की हुई हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए हैं, आप बड़ी देर से, और स्पेशली जो लोग टेक की फील्ड में काम करते हैं, जो डिजिटल काम ज़्यादा करते हैं, उनको चेयर्स ऐसी दी जाती है कि भाई आप उसको लिटा के आप सो जाएं थोड़ी देर के लिए। भाई इंसान को इंसान की तरह ट्रीट करना चाहिए। जो लोग अपने घरों में उन्होंने लोग रखे हुए हैं काम करने के लिए, जो 24 घंटे का स्टाफ होता है, उनके बारे में भी मैं ये कहूँगी, लोग सबसे पहले उनको कहते हैं कि जागो। सबसे लेट सबके काम करके रात के 11-12 बजे वो सोते हैं और सुबह 4 बजे उनको जगाया जाता है। तो जिन लोगों को आप 4 घंटे भी सोने का टाइम नहीं देंगे, वो काम क्या करेंगे और क्या ही उनकी सेहत होगी। और फिर अगर वो चिड़चिड़े होंगे या उनके मूड ख़राब होंगे या काम सही तरीके से नहीं करेंगे, तो वो क्या करें? वो भी तो इंसान है ना आपकी तरह। सो मेरी रिक्वेस्ट है उन सब लोगों से कि जिन्होंने अपने घर में होम वर्कर्स रखे हुए हैं, स्टाफ रखा हुआ है, प्लीज़ अपने स्टाफ को मिनिमम 8 घंटे की नींद और 12 घंटे की ब्रेक मिलनी चाहिए। देखिए 12 घंटे उन्होंने काम किया, मोर देन इनफ। अव्वल तो पूरी दुनिया में 8 घंटे की या 10 घंटे की शिफ्ट होती है। चलें आपने 12 घंटे इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह लिया कि उन्होंने लंच किया, खाना शाना खाया होगा, रात का खाना भी खाया होगा, नहाए होंगे और भी चीज़ें की होंगी। और अगर दिन में फ्री टाइम है तो बिला वजह उनको मज़ीद काम ढूंढ ढूंढ के देने के बजाय उनको 1-2 घंटे सोने दें। मेरे घर में बड़ा स्टैंडर्ड रूल है कि भाई अगर आपका काम डन हो गया तो जाएँ, घंटा 2 घंटे जाके सो जाएँ, रेस्ट करें, क्योंकि जिनकी नींद नहीं पूरी होगी वो क्या को काम करेंगे। और ज़्यादती है, अगर आप इंसान हैं, आप थक जाते हैं, दिन में आप नैप ले लेते। मुझे बड़ी दफ़ा बच्चियाँ जो घर में काम करती है आके कहती है आप ही थोड़ी सी नींद आई हुई है, तो मैं कहती हूँ जाओ बेटा घंटे 2 घंटे सो लो। और मुझसे तो सच्ची बात है, मुझसे पावर नैप नहीं लिया जाता। अगर मैं लेटती हूँ तो फिर मुझे 2 घंटे, 1.5-2 घंटे की नींद चाहिए होती है। वो 20 घंटे में जाग के फ्रेश हो जाना, सच्ची बात है मुझे तो सोने में बड़ा टाइम लगता है। तो जब नींद आ जाती है तो फिर मुझे ये होता है कि बंदा घंटा 1.5 अपनी नींद पूरी करे। जैसे येस्टरडे मैंने 1 घंटे का नैप लिया, 1.5 घंटे का, फिर मेरे से बाकी दिन प्रॉपर तरीके से फंक्शन कर पाई मैं। बड़ी दफ़ा ऐसा होता है व्यूअर्स कि बंदा बहुत थका हुआ होता है और हम अपने आप को घसीट रहे होते हैं। उस घसीटने से 100 गुना बेहतर है कि घंटा 1.5 घंटा बंदे ने नैप ले लिया, रात को अपनी किसी तरह नींद पूरी की और फिर नया दिन आपने शुरू किया। मेजर रीज़न जो मेरा गला नहीं ठीक हो रहा, मेरे वोकल कॉर्ड्स नहीं ठीक हो पा रहे, इज़ बिकॉज मुझे रेस्ट नहीं मिल रहा। मैं बीच बीच में पॉकेट्स ढूंढ रही हूँ रेस्ट करने की, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि जितना अपनी बॉडी को, आप अपनी बॉडी को 1 घंटे का रेस्ट देंगे वो 20 घंटे और बेहतर काम करेगी। जो आप उसको 1 घंटा भी रेस्ट नहीं देंगे, अपने आप को घसीटते चले जाएंगे, आपकी सेहत भी ख़राब होगी। और अब तो आप देखें हर जगह दुनिया में ये कहा जा रहा है कि भाई आप मैग्नीशियम का इस्तेमाल करें, वो आपको नींद में हेल्प करती है। रात को बहुत से लोग जो हैं वो डिफरेंट चीज़ें जो हैं वो यूटिलाइज़ करते हैं, जो रात की नींद को इम्प्रूव करती है, क्वालिटी ऑफ नींद को इम्प्रूव करती हैं। अगर आपको दोपहर को सुस्ती हो रही है, नैप ले लें, अच्छा कोई मेडिटेशन का म्यूज़िक सुन लें, या एटलीस्ट लाइट शाइट बंद करके, शोर वोर ज़ीरो करके, चुप करके, आंखें बंद करके अपने आप को रेस्ट दें। इसको रेस्ट करने का मौका देंगे तो ये बाकी सारी जो आपकी बॉडी कनेक्टेड है ब्रेन के साथ, वो परफॉर्म करेगी। आइए किचन की तरफ बढ़ते हैं जहाँ प्यारी सी शेफ़ तैयबा अल्ताफ़ हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम तैयबा जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर टू यू। तैयबा जी, नींद कितनी इम्पोर्टेंट है? नींद बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपने जिस तरह इतना अच्छा माशाल्लाह एलेबोरेट किया इसको, तो मैं कहती हूँ कि अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। इतनी हज़ार नेमतों में से जो एक नेमत हमें मिली है वो हमारी पर्सनल क्या कहते हैं वेलबींग के लिए, तो ये बहुत ज़रूरी है। मैं आपको इसकी अपनी एग्जांपल यही दूंगी कि मतलब नींद ना पूरी हो तो मेरा पहला मैसेज सुबह अम्मी को यही होता है कि अम्मी आज खाना अच्छा नहीं बनना, आप खुद ही बना लेना, क्योंकि इसका ताल्लुक जो है वो आपके मूड से बहुत ज़्यादा होता है। और जिस दिन पूरी नहीं हुई होती, अव्वल तो मेरी कोशिश होती है कि मैं उसको मतलब 7-8 घंटे जो है मैक्सिमम नींद पूरी करूं। और बाकी ये कि अल्लाह ताला की एक और मैं इसमें नेमत और इसको खूबी बयान करूंगी सुभान अल्लाह कह के, कि आप ये देखें कि जो हम सोते हुए जितने हमारे टिश्यूज़ हैं जो डैमेज हैं, या हमारे सेल्स हैं बॉडी के जो डैमेज हैं, वो रिपेयर होते हैं सोते हुए। तो ये कितनी बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है, मैं इसको कहूँगी कि वो तो मैं कह रही हूँ ना, बॉडी रिपेयर कैसे करेगी की उसमें स्टेज में आ जाती है। गाड़ी भी आप अगर 24 घंटे चलाएंगे वो उड़ जाएगी। बिल्कुल
तो आप जिस्म को क्यों इस लेवल का रगड़ा देते हैं जो आप किसी मशीन को भी नहीं देते। बिल्कुल। सो मेरी रिक्वेस्ट है व्यूअर्स के प्लीज़ अपनी नींद को पूरा करें, अपनी ज़ात पे, अपनी सेहत पे थोड़ा सा तरस खाएं और थोड़ा सा फोकस के साथ ज़िंदगी को आगे लेके बढ़ें। जैसे कि आपने कहा कि आज खाना नहीं मज़े का बनेगा, बिल्कुल। बिकॉज जेन्युइनली लाइफ का मज़ा फीका हो जाता है। आप कितनी भी एक्साइटेड हो किसी, अब देखिए शादियाँ आ रही होती हैं फैमिली में, सब कितने एक्साइटेड होते हैं, बिल्कुल। और जब तीसरा दिन होता है शादी का तो हर बंदे की मत वजी होती है और बंदा पिट रहा होता है कि यार क्या है, चिड़े होते हैं क्यों, क्योंकि रातों को नींद नहीं पूरी हो रही होती। बिल्कुल। तो थोड़ा सा अपनी ज़ात पे भी तरस खाएं। कोई भी इंसान 3-3 4-4 दिन जाग के फंक्शन नहीं कर सकता। बाकायदा प्रिजनर्स को ये सज़ा के तौर पे चीज़ की जाती थी ताकि ये जब बिल्कुल इनका दिमाग उड़ जाए ना, नींद ना पूरी होने की वजह से जिस्म थक जाएगा, टूट जाएगा, दिमाग थक जाएगा, टूट जाएगा, तब हम इनसे बात निकलवाएंगे, तब हम इनसे वो करवाएंगे जो हम करवाना चाहते हैं। तो नींद ना पूरा करना तो टॉर्चर की डिवाइस है। तो अपने आप को क्यों टॉर्चर करते हैं? इतनी ज़्यादा आम नींद की दवाइयाँ क्यों बिकती हैं? क्योंकि नींद के बगैर इंसान की मेंटल हेल्थ ख़राब होती है। लेकिन नींद की दवाइयों का बिला वजह इस्तेमाल करना, बेतुकी चीज़ें लेना, देखिए मैग्नीशियम हो गई, मेलाटोनिन हो गई, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कोई नेगेटिव साइड इफ़ेक्ट नहीं करती, लेकिन डॉक्टर से रुजू किए बगैर आपने कोई चीज़ नहीं इस्तेमाल करनी। किचन में आज हम क्या बना रहे हैं मेरी जान, ज़रा हमारे साथ रेसिपी शेयर कर लें। जी, आज हम बना रहे हैं लजानिया बाइट्स और इसकी रेसिपी और इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता देती हूँ। लजानिया बाइट्स के लिए सबसे पहले हम इस्तेमाल कर रहे हैं लजानिया शीट्स जो कि हस्बे ज़रूरत हैं। तेल 1 कप, कीमा आधा किलो, रेड सॉस 1 कप, वाइट सॉस 2 कप, शिमला मिर्च आधा कप, जैतून 1 कप, मशरूम 1 कप, दूध 1 कप, मैदा 3 खाने के चम्मच, ऑरिगेनो 1 चाय का चम्मच, दड़ा मिर्च 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, टमाटर 1 कप, चेडर चीज़ 1 कप, मोज़रेला चीज़ 1 कप और चिकन पाउडर 2 खाने के चम्मच। रेसिपीज़ की मैं आपको बता देती हूँ। लजानिया बाइट्स जो हैं इसके लिए सबसे आपने क्या करना है, लजानिया शीट्स जो हैं उनको बॉईल कर लेना है, ठंडा कर लेना है और हल्का सा इनके ऊपर ना ऑयल लगा के आपने रख देना ताकि ये आपस में जो है वो चिपके नहीं, सेपरेट रहें शीट्स जो हैं। उसके बाद इनको हम, अगर आप बड़ी शीट यूज़ करें तो उसको हम 3 पीसेस में कट करके अपने पास रख लेंगे। कीमे की तैयारी करेंगे। कीमे की तैयारी के लिए जो है हम सबसे पहले बिल्कुल थोड़ा सा आपने 1 टेबल स्पून आपने ऑयल का ऐड करना है। उसके साथ हम इसमें प्याज ऐड करेंगे जो हमने रफली चॉप किए हुए हैं और ज़रा सा उनको हम सौते करके उसके बाद हम उसमें कीमा ऐड कर देंगे और साथ में हम अदरक लहसुन की पेस्ट ऐड करेंगे और जितने मैंने आपको मसाले बताए हैं वो हम उसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरह इसको हम भून लेंगे। इसका पानी हम ड्राई करके इसको ठंडा कर लेंगे। ठीक है, जो सॉसेज आपके पास मैंने बताई हैं, रेड सॉस भी, वाइट सॉस भी, वो भी ठंडी होनी चाहिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब कीमा हमारा ठंडा हो जाएगा तो शीट्स जो मैंने आपको कट करके बताई हैं उसके ऊपर आप वाइट सॉस लगाएंगे, रेड सॉस हल्की हल्की लगाएंगे और बहुत ज़्यादा आपने इसको ओवर कोट नहीं कर देना, लाइट सा आपने उसको लगाना है कि उसमें फ्लेवर आए जस्ट। उसके बाद उसमें हम कीमा रख के इनको हम रोल कर लेंगे। रोल करने के बाद हम इनको जो है फिर इनकी ब्रेडिंग करेंगे। अंडा, ब्रेड क्रम और मैदा जो है वो लगा के इसको हमने शैलो फ्राई करना है क्योंकि इसमें हर चीज़ जो है वो कुक है, तो आपने इसको डीप फ्राई नहीं करना। शैलो फ्राई करके इसका हम साइड चेंज करेंगे, इनको कलर दे के, तो बस इसको निकाल लेंगे हम और जिस चीज़ के साथ भी आप खाना चाहते हैं, केचप या कोई भी मायो डिप जो है उसके साथ आप इसको सर्व करें। थैंक यू सो मच तैयब जी। Thank you. व्यूअर्स, हम ऑब्वियसली ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। जब हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आजकल बहुत ज़्यादा लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि रीढ़ की हड्डी में बड़ी दर्द हो रही है, स्लिप डिस्क हो गई है। अच्छा, डॉक्टर साहब जब ब्रेक के बाद आएंगे उनसे तो बात करेंगे, लेकिन उनसे ये भी पूछेंगे कि नींद का इस किस्म की तकलीफ़ में या ऐसी किसी प्रॉब्लम की रिकवरी में क्या रोल होता है। नींद की इम्पॉर्टेंस आज सारा दिन मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। जुमेरात है, कल से फिर वीकेंड स्टार्ट हो जाना है और जब नींद पूरी करनी चाहिए तब आप लोग बाहर निकले हुए होंगे, इसको मिलने के लिए, उसको मिलने के लिए, ये करने के लिए, वो करने के लिए। खुदारा प्लीज़ नींद पूरी करें। उसके बाद जितनी पार्टी करनी है, जितना एंजॉय करना है फैमिली फ्रेंड्स के साथ ज़रूर करें। अपनी इस ज़ात पे, इस जिस्म पे थोड़ा सा तरस खाएं और इसका थोड़ा सा ख्याल रखें। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारे साथ हैं अब डॉक्टर शहजाद अनवर, हमारे बहुत ही प्यारे भाई, इंटरवेंशनल पेन, स्पाइन एंड पेन मेडिसिन फिजिशियन हैं। डॉक्टर साहब क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर जी। नए साल में फिर हमें
एक दूसरे से मिलने का मौका मिला, अल्लाह का बड़ा करम है। भैया बात तो हमने करनी है कमर के दर्द की और ये जो स्लिप डिस्क की आजकल बड़ी बात होती है, लेकिन तकलीफ़ का और नींद का आपस में क्या कनेक्शन है? क्योंकि आज स्पेशली हमने नींद का टॉपिक रखा तो लोग अक्सर ये कहते हैं कि नींद पे बात करने की क्या ज़रूरत है, लेकिन नींद कितनी ज़रूरी चीज़ है ये किसी को समझ ही नहीं आती। बिल्कुल ऐसे। सो तकलीफ़ का या पेन का, क्योंकि आप एक्सपर्ट हैं इस फील्ड में, पेन की मैनेजमेंट में और पेन को रिमूव करने में, रेडिकेट करने में, तकलीफ़ और नींद इनका क्या कनेक्शन है? क्या है भी कोई कनेक्शन कि नहीं? बहुत ज़्यादा कनेक्शन है। नींद अल्लाह ने इसलिए दिया इंसान को कि जब हम स्लीप में जाते हैं तो स्लीप की एक्चुअली डिफरेंट स्टेजेस हैं। जो डीप स्लीप है उसको हम रैपिड आई मूवमेंट या REM स्लीप कहते हैं। तो REM स्लीप में जब तक हम नहीं जाएंगे और जब हम रात को लेटते हैं तो तकरीबन 1 मिनट 1 घंटे से लेके 1.25 घंटे के दरमियान ब्रेन उस स्टेज में जाता है जिसको हम REM स्लीप कहते हैं। और REM स्लीप में जब हम जाते हैं तो बॉडी के अंदर जो रीजनरेशन है, जो सारा दिन स्ट्रेस की वजह से, फिज़िकल एक्सर्शन की वजह से जो वेयर टेयर जो डैमेज होता है उसका रिपेयर वर्क होता है। बॉडी में वो प्रो इन्फ्लेमेटरी कास्केड आता है जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन और जो रिपेयर का वर्क है वो बॉडी में होता है। अगर हम किसी वजह से REM में नहीं जा सकते हैं तो बॉडी का जो रिपेयर वर्क है वो नहीं होगा और आप जब सुबह उठेंगे आप फटीग्ड होंगे, नेक शोल्डर स्टिफनेस होगी, बैक पेन होगी और बॉडी में एनर्जी लेवल वो नहीं होगा। एक चीज़ जो मॉडर्न लाइफस्टाइल में सबसे ज़्यादा हम गड़बड़ कर रहे हैं वो ये है कि जो सबसे बेहतरीन विंडो है सोने की वो रात 10 बजे से लेके अर्ली मॉर्निंग 2 o'clock तक है। ये 4 घंटे की विंडो है और लोग सोते ही रात के और आप मुझे 2-3 बताएं, और आजकल तो लोग सोते ही 2-3 बजे जी हैं। बिल्कुल। और आप मुझे बताएं कि कितने % लोग हैं जो हम अर्बन लाइफ गुजार रहे हैं और हम 10 बजे के अराउंड सोते हैं। तो कम अज़ कम इसमें से हमें आधी विंडो ज़रूर अवेल करनी है कि हम 12 o'clock या उससे पहले, आइडियली तो 10 बजे, और अगर नहीं तो मैक्सिमम 12 बजे सो जाएं ताकि उसमें कम अज़ कम आप 2 घंटे में 2 साइकिल आपके REM स्लीप के हो जाएं। आप अगर वो विंडो मिस करते हैं और पूरा दिन भी सोते रहें, बॉडी में जो रीजनरेशन या रिपेयर वर्क है वो उस तरह से नहीं होगा। दैट इज़ द रीज़न कि आप देखते हैं आजकल जो जितनी पेनफुल कंडीशन है, ख़वातीन की बात करें, फाइब्रोमाइल्जियाज़ हैं, बैक पेन है, नी पेन है। अच्छा भैया, एक दफ़ा फाइब्रोमाइल्जिया पे बात कर सकते हैं, क्योंकि आजकल हर दूसरा बंदा कह रहा है कि यार तकलीफ़ है, जाके टेस्ट कराते हैं, हर चीज़ चेक कराते हैं, नथिंग, कुछ भी नहीं निकलता, और फिर घर वाले कहते हैं ड्रामा कर रही है। तो ये भी तो एक ज़्यादती है ना कि मतलब हम लोगों की तकलीफ़ को सीरियसली नहीं लेते। थोड़ा फाइब्रोमाइल्जिया समझाएं क्या है, क्योंकि बहुत से लोग जिसको बैक पेन भी कहते हैं, जब आप टेस्ट कराते हैं, एक्सरेज देखते हैं तो कुछ भी नहीं होता। तो फाइब्रोमाइल्जिया क्या चीज़ है डॉक्टर? देखिए, फाइब्रोमाइल्जिया बेसिकली जब हम पेन को क्लासीफाई करते हैं तो इसकी 2-3 बड़ी किस्में हैं। एक को हम नोसिसेप्टिव या मस्कुलोस्केलेटल पेन कहते हैं जो पट्ठों जोड़ों की दर्द हैं। एक को हम न्यूरोपैथिक पेन कहते हैं कि जिसमें जो नर्व्स हैं वो ब्रेन में हैं, स्पाइनल कॉर्ड में या पेरिफेरल नर्व्स हैं, उनका अगर डैमेज हो, जैसे डायबिटिक पोलिन्यूरोपैथी है कि पाँव जलते हैं, पाँव सुन्न होते हैं, टांगें सुन्न होती हैं, चेहरे का असाबी दर्द है, ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया, तो ये न्यूरोपैथिक पेन है। जो तीसरी बड़ी किस्म है और बहुत तेज़ी से फैल रही है उसको हम वाइड स्प्रेड पेन कहते हैं। वाइड स्प्रेड पेन में नोसिसेप्टिव पेन भी है और उससे ज़्यादा जो इशू आता है, अल्लाह ने जिस्म में पेन के प्रोसेसिंग के लिए नर्व्स और डिफरेंट सेंटर्स हैं। जब हमें कोई चीज़ टच करती है या कुछ चीज़ हर्ट करती है तो नोसिसेप्टर्स जो हैं वो मैसेज लेके स्पाइनल कॉर्ड और फिर वो ब्रेन तक जाता है और फिर वहीं से उसको मॉडिफिकेशन के लिए, उसकी इनहिबिशन के लिए अल्लाह ने इफरेंट पास रखे हुए हैं कि वो उसको जाके कुछ ऐसे केमिकल रिलीज़ होते हैं जिससे वो पेन जो है वो मास्क होती है और रिपेयर वर्क होता है। फाइब्रोमाइल्जिया में हो क्या रहा है, कॉन्टीन्यूस स्ट्रेस जो मॉडर्न लाइफस्टाइल का एक बहुत बड़ा तोहफा है, प्रोसेस्ड डाइट, अनहेल्दी लाइफस्टाइल जिसमें नींद की कमी होना, ये सारी चीज़ें जब मिलती हैं तो बॉडी के अंदर जो पेन का प्रोसेसिंग यूनिट है उसमें जो एफरेंट्स हैं, ये जो ले जाने वाली चीज़ें हैं वो एम्पलीफाई हो जाते हैं। तो इन ख़वातीन में ये बहुत ज़्यादा है।
और ख़ासकर यंग ख़वातीन में, मिडल एजड ख़वातीन में, तो उसकी वजह से क्या होता है कि उनकी जो पेन की परसेप्शन है वो कई गुना ज़्यादा हो जाती है, जिसको हम एलोडाइनिया कहते हैं। कि जो एलोडाइनिया क्या है कि जी नॉर्मली एक थ्रेशोल्ड पे जाके पेन की परसेप्शन आएगी या दर्द महसूस होगी। इन पेशेंट्स में नॉर्मल जो नॉन पेनफुल स्टिमुलस है वो भी पेन कॉज करता है। आप उनको जहाँ टच करेंगे इन चीखें निकल जाती हैं। चीखें निकल जाती हैं। मेरी नीस है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ भैया, शी वॉज गोइंग थ्रू अ डिफ़िकल्ट टाइम। कुछ उसकी पर्सनल लाइफ में मामलात ऐसे चल रहे थे, मुझे पता है कि उसकी नींद पूरी नहीं हो रही थी, बिकॉज उसकी वजह से वो रातों को जागती थी। अक्सर मैं उसको, जब बंदा उठता है बाथरूम जाने के लिए वट एवर फ़ोन देखती थी, तो मैं कहती थी यार ये इस वक्त अभी फिर जागी हुई है। मैसेज उसको करना तो कहती थी कि यार मेरी उम्र के करीब है, एज ग्रुप हमारा, मतलब 10 साल छोटी है मेरे से, तो क्लोज इन एज, दोस्ती भी बहुत है। मैं उसकी तरफ गई, मैंने कहा यार क्या हो गया, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, हमने आगे बढ़ना है। कहती है हाँ ये वो बैठी हुई, तो मैंने कहा आओ मैं तुम्हारे कंधे दबाऊँ। मैं उसके पास गई हूँ, मैंने उसके यहाँ पे अल्लाह की कसम डॉक्टर साहब सिर्फ हाथ रखा है। बिल्कुल ट्रू, सही कह रही हैं। उसकी चीखें निकल गई, आंखों से आंसू निकल गए। शी सेड व्हाट डिड यू डू? मैंने कहा जानी मैं तो हाथ रखा है, मैंने लिटरली अभी ऐसी हाथ रखा था। उसके बाद डॉक्टर ढूंढा, डॉक्टर ने पानी कभी ऑस्टियोपैथ के पास जाए, कभी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाए, कभी ऑर्थोपीडिक सर्जन के पास, 2 के पास भेजा, सब ने कहा फाइब्रोमाइल्जिया। तब जाके पता चला कि ये भी कोई चीज़ होती है जो ना होने के बावजूद भी कुछ है, मतलब जो फिजिकली मौजूद नहीं है लेकिन आपका हशर हो क्योंकि जाता हर है। चीज़ का चेकअप कराया, उसके ब्लड टेस्ट कराए, उसकी ऑटो इम्यून के टेस्ट कराए, क्योंकि वो कहीं नहीं ये कैसे हो सकता है कि फैंटम पेन। फैंटम पेन डिफरेंट है। फैंटम पेन हम उस पेन को कहते हैं जब जिस्म का कोई हिस्सा कट जाए, उसके बावजूद, जैसे मतलब हमारे फौजी जवान हैं, किसी को स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई, किसी की टांग कट गई, तो वो जिस्म का हिस्सा कटने के बाद या स्पाइनल कॉर्ड कटने के बाद जो निचले हिस्से में या वहाँ पे जो हिस्सा फिजिकली नहीं है वहाँ पे दर्द हो तो उसको हम फैंटम पेन कहते हैं। जो फाइब्रोमाइल्जिया है, फाइब्रोमाइल्जिया में सेंसिटाइजेशन है नर्वस सिस्टम की, कि वो जो प्रेशर या इवन लाइट टच से भी वो पेन होती है। लेकिन डॉक्टर साहब इतनी एडवांसमेंट हो गई है टेक्नोलॉजी में, हम अभी तक फाइब्रोमाइल्जिया को वो नहीं कर पाए। देखें इसमें बहुत सारी, देखें आप अगर इसकी क्योंकि ये हिस्ट्री किसी देखें, मेडिकल टेस्ट से नहीं आपको पता चलता, ये आप डॉक्टर ही बता ये सकते इसकी हैं आपको। क्लिनिकल असेसमेंट है और ये आप क्लिनिकल यूट्यूब पे डायग्नोसिस है। जाके चेक नहीं कर सकते, ये आपको डॉक्टर के पास जाना, जी बिल्कुल, असेसमेंट। इसका एक असेसमेंट क्राइटेरिया है और उस पर आप पूरा उतरेंगे तो देन इसको डायग्नोस करते हैं। और जहाँ तक इसकी ट्रीटमेंट का ताल्लुक है, नो डाउट अभी तक हमारे पास इसका कोई कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ पेन किलर ही लेकिन डेफिनेटली पेन किलर्स के साथ साथ हम मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एजेंट्स, गैबापेंटिनॉइड्स और चीज़ें देते हैं जिससे ये बेहतर होता है। लेकिन इसमें जो असल की है, जो पेशेंट्स को हमें गाइड करने की ज़रूरत है, वो ये कि एक तो नींद पूरी करें, जैसे आप बार बार आज जोर दे रही हैं कि नींद पूरी करें। सेकेंडली, खाने में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको जिस्म एज एलर्जन लेता है, जिसकी वजह से वो सेंसिटाइजेशन या जो इन्फ्लेमेशन है मायोफेशियल लेयर की, मसल्स की, लिगामेंट की, वो बढ़ती है, तो उससे ये फर्दर वर्स होता है। तो इन पेशेंट्स को जो देखना है वो ये कि कुछ खाने ऐसे हैं जिनको खाने के बाद इनकी पेन और सेंसिटिविटी बढ़ती है, और कुछ खाने ऐसे हैं जिनके खाने से ये बेहतर होगा। तो ये वो खुद ही जॉट डाउन कर सकता है, फिजिशियन या कोई थेरापिस्ट उसको नहीं कर सकता। तो अगर वो महसूस करती हैं कि जी किसी दिन उनका पेन बढ़ा है, वो सिर्फ पिछले 2 या 3 खाने देखें कि उसमें क्या रूटीन से हटके था। बट भैया मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे ही उसकी लाइफ में जो एंग्जाइटीज थी, टेंशन थी, वो ख़त्म हुई, तो चीज़ें बेहतर हो फाइब्रोमाइल्जिया गई भी चला अभी गया। डेफिनेटली। तो वही वाली बात है ना, प्रॉब्लम करने वाली चीज़ को जब रिमूव करेंगे, जैसे कि नींद ना पूरा होना, कितनी तक। अब आजकल डॉक्टर साहब मेरी नेक में अकड़ी पड़ी है, मैं यहाँ पे हाथ लगाती हूँ मेरी जान निकलती है, मुझे कुछ भी नहीं है, सिर्फ मेरी नींद नहीं पूरी हो रही। True. और मैं ओवरवर्कड हूँ, और मैं वही विंडो ढूंढ रही हूँ कि कहीं पे मुझे 1 या 2 दिन मिल जाएं जहाँ पे मैं अपने आप को रिकवर कर लूँ ताकि मैं रीस्टार्ट कर सकूँ। बिल्कुल सही। ह्यूमन बॉडी तो अमेजिंग चीज़ है, बिल्कुल आप ऐसे। उसको थोड़ी सी सपोर्ट और पुश दो तो वो अपने आप को सेट कर लेती है, बेहतरीन रीजनरेशन होती है। लेकिन आप उसको मौका तो दे बेचारी को। बिल्कुल सही। अच्छा, तो डॉक्टर साहब अब बात करते हैं रीढ़ की हड्डी की दर्द की। ये क्यों होती है, इसके क्या रीजंस होते हैं? बल्कि ऐसा करते हैं कि ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो अब प्योरली बात करेंगे हम बैक पेन पे,
एंड डिस्क स्लिप पे। हमने बात तो सिर्फ इसी पे करनी थी, लेकिन डॉक्टर साहब कैसे हो सकता है कि नींद, जिसका जब भी मैं आपके पास गई हूँ तकलीफ में, आपने मुझे कहा है मेरी बहन, छोटी बहन प्लीज़, हमेशा, और इनकी फेवरेट जो मुझे इनकी बात सबसे प्यारी लगती है, कहते छोटी बहन नींद पूरी कर लो, और इतने प्यार से आप कहते हैं, बट वही वाली बात है ना व्यूअर्स, वही चीज़ नहीं पूरी करते। देन उससे कनेक्टिंग चीज़ फाइब्रोमाइल्जिया, जो तकलीफ है उस बंदे को है, लेकिन आप उसकी तशखीस या कोई ऐसा, जिस तरह लोग कहते हैं ना, अच्छा अपनी रिपोर्टें ज़रा भेजो, क्या आया है उसमें, इसमें कोई रिपोर्टें नहीं है जो आप भेज सकते हैं। वो डॉक्टर ही आपको वो कह सकता है कि आपको ये चीज़ है, वो आपको नुस्खे पे लिख के दे सकता है आपको ये प्रॉब्लम है, लेकिन कोई ब्लड टेस्ट, कोई यूरिन टेस्ट, कोई एक्सरे, कोई MRI, कोई CT स्कैन नहीं आपको उस तरह से क्लैरिटी दे सकता। लेकिन रीढ़ की हड्डी की दर्द, L3, L4, लोअर बैक, आपके जो जॉइंट्स है, सैक्र, ये पूरी जो एक हमारी स्केलेटन का जो एक फॉर्मेशन है, स्पेशली बैक की, उससे रिलेटेड बात करेंगे ब्रेक के बाद कि बैक पेन और डिस्क स्लिप होने का मतलब क्या है और उसका बेहतरीन इलाज क्या है ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारे साथ एक बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनालिटी हैं, इंटरनेशनली रिनाउंड डॉक्टर, जो इंटरवेंशनल पेन एंड पेन, इंटरवेंशनल स्पाइन एंड पेन मेडिसिन फिजिशियन हैं, डॉक्टर शहजाद अनवर। डॉक्टर साहब, बैक पेन और डिस्क स्लिप या स्लिप डिस्क क्या चीज़ है? देखिए, कमर दर्द की अगर हम बात करें तो इसकी डिफरेंट रीज़न्स हैं। इसमें सबसे कॉमन अगर हम एज वाइज बात करें तो यंग लोगों में सबसे बड़ी वजह इसकी मसल स्पैज़म या कोई स्पैज़म है, कोई ट्विस्ट है, उठते हुए ट्विस्ट आ गई, खिंचाव पड़ गया, जिसको कहते हैं चुक पड़ जानी, ठीक है। सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज जो सबसे ज़्यादा डेवस्टेटिंग है और तंग करती है वो डिस्क स्लिप है। डिस्क स्लिप की दर्द ओल्ड एज में नहीं होती, यंग लोगों में डिस्क चूँकि हेल्दी होती है, हाइड्रेटेड होती है, आपने कोई ऐसा काम किया जिसमें वज़न या कमर पे लोड पड़ा, और लोड पड़ने की वजह से डिस्क की अगर हम बात करें तो इसका जो स्ट्रक्चर है इसके दो हिस्से होते हैं। एक जो बाहर वाला है वो धागे अल्लाह ने मजबूत करने के लिए रखे हुए हैं, इसको हम एनुलस कहते हैं, और बीच में जैसे जर्दी है अंडे की, उसकी तरह एक जेल लाइक स्ट्रक्चर है जो कुशन प्रोवाइड करता है कि हम उठें बैठें, उछल कूद करें, चलें, तो वो मोरों के दरमियान एक कुशन रहे, और प्लस वो जो सुराख जिनको हम फोरामिना कहते हैं, वहाँ से नर्व्स जो निकलते हैं तो उन पे दबाव ना आए। किसी भी वजह से जब डिस्क पे प्रेशर ज़्यादा आता है तो उसका जो सेंट्रल पार्ट है न्यूक्लियस, एक तो वो हाईली एसिडिक और टॉक्सिक मटेरियल है बॉडी का, वो जब प्रेशर देता है डिस्क का जो आउटर पार्ट है एनुलर, तो उसमें इनिशियली छोटे छोटे टीयर्स या फिशर्स आ जाते हैं। जब ये स्टेज होती है तो पेशेंट को जो टिपिकल हम टर्म यूज़ करते हैं कि जी चुक पे आ गई, लम्बैगो, कि वो पेशेंट के इतना स्वीयर स्पैज़म आता है कमर में कि वो उठने बैठने से, करवट बदलने से आवाज़ार हो जाता है। तो ये अभी डिस्क स्लिप नहीं है, ये डिस्कोजेनिक पेन ज़रूर है, लेकिन ये सिर्फ अभी एक्सियल या कमर में पेन है। अगर यही वो पेशेंट जो है वो रेस्ट नहीं करता या वो टीयर ज़्यादा है तो ये जो डिस्क का मटेरियल है पीछे जाता है, डिस्क उसको ट्रेस पास करके, और वहाँ पे जो नसें या हराम मग्ज़ पड़ा है उसकी इन्फ्लेमेशन, केमिकल न्यूराइटिस, और उस पर प्रेशर आता है, तो वो जो नर्व जिसको हम शैटिक नर्व कहते हैं उसकी 4 रूट्स हैं, L3, L4, L5, S1, S2, तो वो उन नर्व्स को जब प्रेस करता है, वो चौथी डिस्क हो सकती है, दैट मीन्स के जी तीसरे और चौथे मोरे के दरमियान जो डिस्क है वो चौथी है, इस तरह चौथे पाँचवें के दरमियान या पाँचवें और दुमची के दरमियान जो डिस्क है वो मोस्ट कॉमनली स्लिप करती हैं, चौथे पाँचवें मोरे की और पाँचवें और दुमची के, क्योंकि मैक्सिमम वेट इस पे आता है। और मॉडर्न लाइफस्टाइल में एक और वजह जो है, जो बहुत बड़ी वजह है, कि हम कॉन्टीन्यूस सिटिंग करते हैं और मोबाइल है, ऑफिस वर्क है। इस तरह तो बड़े कम लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, लोग ऐसे यूज़ करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, ये गर्दन का जो एरिया है इसका बेड़ा गर्क कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही अच्छा, है। उसके अलावा आपने अगर कंप्यूटर पे भी काम करना है तो आप ऐसे कर रहे हैं जी। टैब है तो वो भी आप ऐसे देख रहे हैं, तो आपकी एक्चुअली ये होनी चाहिए पोस्चर, शोल्डर्स बैक, ऐसे कि जैसे पीछे आपने कोई जी बिल्कुल प्लेट रखी हुई है या कुछ, बैक स्ट्रेट। इस पे सिर्फ इस तरह कितने लोग बैठते हैं भैया? मे बी लेस देन 5%।
हम खुद इस तरह नहीं बैठते, बिल्कुल। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि एक ब्रिटिश स्टडी हुई जिसमें उन्होंने ये प्रूव किया कि वो लोग जो ऑन एवरेज 8 से 10 घंटे सिटिंग करते हैं, उसका जिस्म को जो नुकसान है वो आधा पैक सिगरेट पीने के बराबर है। तो सो प्रोलॉन्ग सिटिंग इतनी डेंजरस है। उसकी फर्दर क्या होता है कि जो कमर को अल्लाह ने हमें जो सीधा खड़ा किया, इरेक्ट पोस्चर दिया है, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्पाइन के मसल्स दिए हैं। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट मसल होता है जिसको हम मल्टीफीडस कहते हैं। ये छोटा सा मसल है जो एक मोरे से दूसरे मोरे को जाता है और बड़ा स्टाउट है। होता है क्या कि आहिस्ता आहिस्ता जब हम इसकी एक्टिविटी नहीं करते, स्ट्रेचिंग और वो नहीं करते, जो मसल फाइबर्स हैं उनमें चर्बी आती जाती है, और जैसे जैसे वो चर्बी की मिकदार बढ़ती है, ये मसल अपना काम नहीं करता, तो वो मरीज़ जो है वो सारी उम्र दर्द भुगतते हैं। तो मल्टीफीडस डिसफंक्शन, डिस्क का स्लिप होना, इसके साथ साथ अगर हम अधेड़ उम्र में बात करें 50s में 60s में, क्या होता है ओस्टियोप्रोसिस एक नेचुरल फिनोमिना है कि जब हम विटामिन डी लेवल्स पूरे नहीं होंगे, कैल्शियम इनटेक नहीं होगा, तो बजाय कि हड्डियाँ कैल्शियम एब्जॉर्ब करें, कैल्शियम निकलना शुरू हो जाता है। और वो कैल्शियम जो है जहाँ पे उसको जगह मिलती है, जहाँ पे मोरों के जोड़ हैं या मोरे का पिछला हिस्सा है, वहाँ पे जाके वो चोंचे बनाते हैं जिनको हम ऑस्टियोफाइट्स कहते हैं। ये जो ऑस्टियोफाइट्स हैं ये छोटी नर्व्स जो कमर के मोरों के जोड़ों को और कमर के मसल्स को जाती हैं, वो जब ज़ख्मी होती हैं तो उससे भी साल साल के लिए दर्द रहता है। तो कमर दर्द को समझने के लिए, या इसको अगर हम कहें कि जी हम कैसे बच सकते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग को अवॉइड करना है सबसे। और दूसरा ये कि उठने बैठने के लिए अगर हम नॉर्मली गौर करें, हम आप भी अगर रात को लेटते हैं तो बिस्तर पे बैठ के ठक करके लेट जाते हैं, तो जब हम यूं लेटते हैं तो मोहरे पे ऊपर वाली बॉडी का पूरा वेट आता है। जबकि तरीक़ाकार ये है कि साइंस भी ये साबित करती है और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की सुन्नत भी ये है कि आप बैठें और करवट पे लेटें बाजुओं के ज़ोर पे, कि जैसे हम बैठें तो यूं करवट पे और करवट पे ही उठें, इससे आपकी कमर लोड नहीं होगी। और दूसरी चीज़ ये है कि जो वेट गेन है आजकल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, वो चीज़ें हमें अवॉइड करनी है। और कुछ फूड एलर्जन्स हैं उनसे बचना है, रात को बहुत लेट खा के सोना, और फिर वो सारी चीज़ें जो हैं इससे इसका इंसिडेंस जो है वो बहुत बढ़ता जा रहा है। तो सर मुझे अब हल बताएं, क्या हर चीज़ का हल दवाई खाना ही है? क्योंकि बिल्कुल भी आपको पता है मैदे उड़ गए हैं लोगों के आजकल। हर दूसरे बंदे से आप पूछे तो उसको अल्सर्स की प्रॉब्लम है या तेज़ाबियत की है। और ये वो लोग हैं जिनकी बॉडी अल्कलाइन होती थी। कुछ लोगों में नेचुरली तेज़ाबियत होती है और कुछ लोग होते हैं जिनमें तेज़ाबियत बन जाती है क्योंकि डेली वो पेन किलर का इस्तेमाल करते हैं, पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन, इस किस्म के एस्पिरिन ले रहे होते हैं डेली, बिल्कुल कि जैसे बंदा वाइटामिन ले रहा है। देखें, दर्द का इलाज जो है वो दर्द की दवाई नहीं है, ये हमें समझने की ज़रूरत है। दर्द की दवाई कर क्या रही है? वो सिर्फ आपके सिम्टम्स को मास्क कर रही है। अगर आप पेन किलर देते हैं तो पेन का एहसास नहीं होने देगी, अगर आप मसल रिलैक्सेंट दे रहे हैं तो मसल्स को नर्व कर रही है, लेकिन जो अंडरलाइंग कॉज है वो वहीं पे पड़ी है। अगर हम बात करें डिस्क की, डिस्क स्लिप की, कि अगर वो बाकायदा डिस्क जो है स्लिप होके पीछे जाके स्पाइनल कॉर्ड या वहाँ से जो नस निकल रही है उसको दबा रही है, जब तक हम उसकी इन्फ्लेमेशन को काम डाउन नहीं करेंगे, उसकी इन्फ्लेमेशन को कम नहीं करेंगे, नर्व की भी और डिस्क की भी, तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं होगा। मैं एक ही बात हमेशा कहती हूँ डॉक्टर साहब के रबर बैंड को देख लें आप, उसको खींचते जाएंगे खींचते जाएंगे खींचते जाएंगे, वो कितना भी स्ट्रेचेबल है, एक पॉइंट आएगा वो टूट जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही। उसी तरह आप हड्डी पे बहुत प्रेशर डालेंगे, फ्रैक्चर्ड हड्डी के ऊपर लोग सालों साल उसका इलाज नहीं करवाते, उसको हील नहीं करने देते, वो सिचुएशन बिगड़ती चली जाती है। टूटी भी हड्डियाँ गलत जुड़ जाती हैं क्योंकि लोग जाते नहीं हैं, पहलवान के पास चले जाएंगे, इसके पास चले जाएंगे, उसके पास चले जाएंगे कि भाई आप लोग कर दें। सो जो सेंसिबल तरीका है चीज़ को करने का, उसको फॉलो करना चाहिए। बिल्कुल। तो अगर हम डिस्कोजेनिक पेन की बात करें, जो सबसे वर्स्ट पेन है, ठीक है, कि हम पेन स्केयर की बात करें तो 1 से 10 तक, तो नॉर्मली ये पेन 8, 9, 10 पे होती है। तो बजाय कि आप मरीज़ को हफ्तों के लिए बेड रेस्ट पे डाल दें, जो कन्वेंशनली होता था, अब हम किसी भी दर्द के लिए, बैक पेन है, नेक पेन है, बेड रेस्ट एडवाइस नहीं करते, क्योंकि अगर बेड रेस्ट होगा तो मसल जो है वो काम नहीं करेगा, जिससे वो मसल वेस्टिंग। और इसका आसान तरीन हल जो है वो जो जदीद हमारी स्पेशलिटी है इंटरवेंशनल पेन,
उसमें हम मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर से, जिसमें नर्व ब्लॉक हो सकता है, ट्रांसफोरामिनल इंजेक्शन हो सकता है, और अगर डिस्क का साइज़ बल्ज बहुत बड़ा है तो देखें कन्वेंशनली आप क्या होता था जी, किसी को शियाटिका है या गर्दन से बाजू में दर्द आ रही है तो ठक से हमारे सर्जन जो हैं वो सर्जरी कर देते थे। मैं वही कहने लगी थी, सर्जरी पे बात कब जाती ठीक है, तो मौजूदा दौर में सर्जरी की सिर्फ 2 इंडिकेशंस हैं। एक, खुदा ना खास्ता मरीज़ का पेशाब पखाने का कंट्रोल बंद हो जाए, जिसको हम कोडाक्वेना कहते हैं। दूसरा, उसकी टांगें या बाजू हरकत करना कम कर दें या उसमें कमज़ोरी आ रही हो या आ जाए। इन 2 के अलावा कोई सर्जरी की इंडिकेशन नहीं है कि हम बेड रेस्ट, फिजियोथेरेपी, नर्व ब्लॉक्स, एपिड्यूरल इंजेक्शंस, अब जो लेटेस्ट टेक्निक्स उसमें हैं कि हम डिस्क के अंदर जाके एक नीडल के साथ, और उसको जो डिस्क का सूजा हुआ मटेरियल है उसको सिर्फ रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी देकर, और ये सुन करके होता है, आधे घंटे का प्रोसीजर है और मरीज़ 2 घंटे में घर चला जाता है। इसको हम प्लाज्मा कोब्लेजन न्यूक्लियोप्लास्टी कहते हैं। अगर बहुत ही बड़ा बल्ज हो तो हम छोटे से इंसिजन के साथ, एंडोस्कोप के साथ भी निकाल रहे हैं। तो ओपन सर्जरी इज़ नो मोर रिक्वायर्ड। सिर्फ उन केसेस में खुदा ना खास्ता जहाँ पे हमें ट्यूमर है, कोई स्पाइनल कॉर्ड का बहुत सारे इश्यूज हैं, तो वहाँ पे हमें कोई डिब्राइडमेंट, कोई चीज़ निकालनी है, वहाँ पे ओपन सर्जरी इंडिकेटेड है अगर आप एंडोस्कोपिकली ना कर सकें। अगर सिर्फ डिस्क का पेन है तो उसके लिए कतन सर्जरी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता मरीज़ का, जैसे मैंने पहले कहा कि पेशाब पखाने के मसले आ रहे हो, उसका कंट्रोल ख़त्म हो रहा हो या टांगों में वीकनेस आ रही हो, देन इमीडिएटली सर्जरी रिक्वायर्ड है। तो डॉक्टर साहब, एंड में हमारे व्यूअर्स को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? इसमें ये ज़रूर प्लीज़ ऐड कर दीजिएगा, जो लोग फलां बंदा है उहदे कोल जाओ, वो खिंचेगा तो सीधा कर देगा, ऐ करेगा, ये जो एक पंजाब में तो बहुत ज़्यादा, आई डोंट नो बाकी प्रोविंसेस में कितना कॉमन है, लेकिन लोग अक्सर, देखिए हिकमत में कोई प्रॉब्लम नहीं है, होम्योपैथी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप किसी ऐसी जगह पे चले जाते हैं, रोड के साइड पे कोई बंदा बैठा हुआ है और वो कह रहा है कि जी, पहलवान भी उनको एक ज़माने में कहा करते थे, तो पहलवाना तक कोल चले जाओ तो सीधा कर देंगे, लेकिन बात ये कि प्रॉब्लम इतनी होती है, वो इतनी बड़ी होती है जब आप वहाँ से निकल के आते हो। देखिए, उसमें वही बात है कि हमें समझने की ज़रूरत है। अगर ख़ाली मसल्स का या मायोफेशियल पेन है तो उसमें नो डाउट मसाज, टोपल एप्लीकेशन या इवन जरा के पास जाना नो हार्मफुल। लेकिन अगर वहाँ पे फिज़िकल प्रॉब्लम है कि जैसे डिस्क फट के पीछे जाके कर रही है, वहाँ पे जरा ने या खींचने से, आप वाली बात कि जी अगर पहले पेन मरीज़ को 5/10 है तो जब वो वहाँ से निकलता है खिंचाई के बाद तो 10/10। पहले डॉक्टर के पास जाके तशखीस तो करवा लो, एक्सरे तो करा लो, MRI CT स्कैन जो भी डॉक्टर कह रहा है वो करके जान तो लो कि क्या हुआ है। जाने बगैर, जब हमारी प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जब मामला बिगड़ के बर्बाद हो चुका होता है तब हम कहते हैं कि अब इसको वापस ज़ीरो पे लेके आए। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, 4 से 0 पे लाना आसान है, 100 से 0 पे लाना बड़ा टाइम लगता है और बड़ी दफ़ा वापसी होती भी नहीं। इम्पॉसिबल है। सो योर फाइनल वर्ड्स टू आवर व्यूअर्स। माय फाइनल वर्ड्स आर के जी, एक जो हेल्दी लाइफस्टाइल है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमें प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग को अवॉइड करना है, हेल्दी खाना खाना, और एक चीज़ जो अल्लाह ने हमें तोहफ़ा दिया है नमाज की शक्ल में, जो बेस्ट फिज़िकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल एक्सरसाइज है, अगर वो हम टाइमली करते रहें, और उसमें जिन लोगों को कमर या घुटनों का दर्द है, अगर वो प्रॉपरली रुकू कर सकते हैं, रुकू वो एक्सरसाइज है जिसमें अगर आपकी टांगें स्ट्रेट हैं, बैक स्ट्रेट है, नेक स्ट्रेट है, तो आपके एक एक टिश्यू, एक एक नर्व, एक एक मसल, मोरों में ब्लड फ्लो बढ़ता है, तो वो बजाय कि एज करें वो रीजनरेट करते हैं। दूसरा, वज़न उठाना है ज़रूर उठाएं, काम काज करना है, लेकिन एहतियात के साथ, झटके के साथ नहीं। उठने बैठने के लिए बाजुओं पे ज़ोर दे के उठें, कमर पे यूं बेंड करके ना उठें, इससे हम चीज़ों को मज़ीद वर्स कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपना वज़न मत बढ़ाएं और चलते फिरते ज़रूर रहें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, ब्लेस यू। व्यूअर्स, हम जाएंगे ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमें ब्रेक के बाद ज़रा री एंटर करेंगे कुछ म्यूज़िक के साथ। हमें ज्वाइन करेंगी बहुत ही टैलेंटेड सिंगर फलक इराज, एंड ऑफ कोर्स एक ब्रिलियंट एक्टर और डायरेक्टर जिन्होंने लोकली और इंटरनेशनली बड़ा काम किया है। हमारे साथ द ग्रेट सुल्तान राही साहब के साहबजादे हैदर सुल्तान राही होंगे ब्रेक के बाद।
बेपरवाही सजना मैनू मार गई तेरी बेपरवाही सजना मैनू मार गई तेरे नाल मैं लाइयां अखियां नजरियां में ते पग पैंदे सा मेरे नजरियां में ते पग पैंदे सा मेरे तेरे पैरां नाल वले गए सारे चा मेरे तेरे वल्लों आंदी वो मेरी जुल्फ खलार गई तेरी बेपरवाही सजना मैनू मार गई तेरी बेपरवाही सजना मैनू मार गई तेरे नाल मैं लाइयां अखियां मैं किस्से वेचदी बन गई किस्सा वे मैं किस्से वेचदी बन गई किस्सा वे तेरा नां हुण बन गया मेरे नां दा हिस्सा वे तू परले पार रहो मैं डुब विचकार गई तेरी बेपरवाही सजना मैनू मार गई ओ तेरी बेपरवाही सजना मैनू मार गई तेरे नाल मैं लाइयां अखियां ते तू फेर भी दूरियां रखियां तू जित गयो बेदर्दों मैं ततड़ी हार गई तेरी बेपरवाही सजना मैनू मार गई ओ तेरी बेपरवाही सजना मैनू मार क्या बात है, द एब्सोल्युटली ब्रिलियंट एंड टैलेंटेड फलक एजाज एंड ऑफ कोर्स इनके साथ जो म्यूजिशियंस ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर म्यूजिशियंस हैं हमारे साथ, साजिद अली हैं कीबोर्ड पे, देन वी हैव विद अस मोहम्मद इकबाल साहब ऑन द गिटार एंड गुलाम अब्बास ऑन द ड्रम्स। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हमारी मुलाकात एक बहुत ही ब्रिलियंट पर्सनालिटी से है जो हमारे शो का पहले भी हिस्सा बन चुके हैं, बट क्योंकि 9 जनवरी को 29 इयर्स हो जाएंगे इनके अब्बा हुजूर को इस दुनिया से रुखसत हुए हुए, उनकी 29th बरसी है, तो हमने सोचा कि आज का प्रोग्राम इनको और इनके वालिद साहब को डेडिकेट करते हैं। तो हम ट्रिब्यूट पेश करते हुए आए द ग्रेट सुल्तान राही साहब को, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जिनका नाम है, जिनकी इतनी ब्रिलियंट कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं हमारी फिल्म इंडस्ट्री को, और अगर कहें कि उन्हीं के कंधों पे हमारी फिल्म इंडस्ट्री एक पूरा अरसा चलती रही, बिकॉज एक्चुअली सिर्फ जो काम देखा जा रहा था जिसके लिए लोग सिनेमाज में निकलते थे वो राही साहब का ही काम होता था। सो हमें आज ज्वाइन किया है उनके बहुत ही ब्रिलियंट बेटे, एक ब्रिलियंट एक्टर एंड डायरेक्टर हैदर सुल्तान राही ने। अस्सलाम वालेकुम हैदर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, I'm perfectly fine और thank you very much बुरानली PTV शो पे दोबारा से। It's always a pleasure seeing you guys। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपके जब हम बात करते हैं अब्बा की, तो आई नो कि एज अ फादर तो आपके सेंटिमेंट्स जागते होंगे, लेकिन बड़ी यंग एज पे आपने अपने फादर को खो दिया, तो एज एन आर्टिस्ट आप सुल्तान राही को कैसे व्यू करते हैं, खुद एक आर्टिस्ट होने के नाते? Yes.
अपने सीनियर को आप कैसे व्यू करते हैं? एक्चुअली पहले तो अबू जी के साथ उनके एक फादर फिगर का हमेशा रहा, लेकिन द डे आई सॉ बशीरा, मैं देखी नहीं थी, मैंने जब मैं सिनेमा में देख कर आया तो मैंने फिर उस दिन घर पे आके अबू जी को मैंने जब भी डाली, उनको मैंने कहा कि टुडे आई हैव बिकम योर फ़ैन। तो उस दिन मैंने रियलाइज़ किया कि माशाल्लाह उनके अंदर कैपेबिलिटी क्या है क्या नहीं। और अब सिंस आई मैच्योर्ड इन एज, तो मुझे ये फील होता है कि आई फील ब्लेस्ड कि मैंने उनके साथ एज एन एक्टर भी काम किया है, हमको ने सेम स्क्रीन शेयर की है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा डेविल्स एडवोकेट प्ले करूंगी, मेरी बात का बुरा ना मनाइएगा। नहीं। मैं एक कॉन्टेक्स्ट में, देखिए हमारे पेरेंट्स बहुत से काम करते हैं, यस, हम जब छोटे होते हैं तो कभी कभी उनको समझ नहीं आती। अब आप अंग्रेजी स्कूलों के पढ़े हुए बड़े, एक अंग्रेजी तरीके से बड़े हुए, अब्बा जी पंजाबी काम कर रहे हैं और वो भी प्रॉपर वो यस सुल्तान राही एक्शन वाला, यस ऐसे ही है। मतलब इट्स अ होल डिफरेंट सिचुएशन। तो वो चीज़ कैसे व्यू करते थे? क्योंकि जो बर्गर लोग हैं या जो बर्गर बच्चे हैं वो सुल्तान राही साहब के लेवल और कैलिबर को कभी समझ ही नहीं पाते थे। बिल्कुल ऐसे ही। जब अभी निकली मौला जट फिर से एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, तो लोगों की थोड़ी सी, लोगों ने पुराना काम देखना शुरू किया, Yes. तो जो जनरेशन नहीं भी जानती थी उनकी एक अवेयरनेस भी आई, ऐसे ही। क्लैरिटी भी आई। तो जब आप बड़े हो रहे थे, एक तरफ अंग्रेजी स्कूल में पढ़ रहे हैं, दूसरी साइड पे सुल्तान राही साहब आपके अब्बा हैं, हाउ डिड दैट वर्क? क्योंकि उनका रहन सहन भी बड़ा देसी था। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। असल में अबू जी की हमारे बाहर भेजने की वजह भी यही थी कि हम लोग एक बाहर की दुनिया को भी देखेंगे, तो वर्ल्ड है क्या है ना, बाहर एक्सप्लोर करें जाके। लेकिन अगेन उनकी जो सर्टन ऑडियंस है वो डे वन से ही, जो पाकिस्तान में भी कह लें, इंटरनेशनली भी कहें, उनकी रही उस तरह से। लेकिन बात ये कि हमारी जो भाई बर्गर लोग तो इतने से हैं इस मुल्क में, नहीं, आई नो, लेकिन एक्चुअली तो वो हमारी आवाम है ही नहीं। लेकिन मज़े की बात बताऊं कि उनमें भी अबू जी जैसे डिस्कस किए जाते हैं, वो माशाल्लाह एक मेरे लिए बड़ी प्राउड मोमेंट फील होती है। बिकॉज कहीं पे भी अगर बात आएगी, गैरत की बात आएगी, एक्शन की बात आएगी, या किसी ऐसे बंदे की बात आएगी, तो वहाँ पे अबू जी का नाम ही जिक्र होता है। इवन कि पार्लियामेंट्स में अगर आप देखें तो अबू जी का नाम ही जिक्र हो रहा मैं होता बात कर रही हूँ बचपन में, जब हम छोटे होते हैं, जब हमारे चिप ऑन द शोल्डर होता है, जब हम कूल बनना चाह रहे होते हैं दोस्तों के सामने, उस वक्त जब कोई कहता है कि यू नो आप तो एक्चुअली सुल्तान राही के बेटे, तो वो एक कॉम्प्लीमेंट भी होती है। लेकिन कभी कभी बंदा, कभी ऐसा फील है। नहीं, कभी भी ऐसा फील नहीं हुआ। यहाँ तक कि हमारी जो टीचर्स थी स्कूल में, वो ज़्यादा कहती थी कभी उनको बुलाएं घर पे अपना, या हमारे पास स्कूल पे कभी पिकअप करने के लिए आप आएँ, हम उनसे मिल सकें, उनसे ऑटोग्राफ ले सकें। ऑसम। तो आई नेवर फेल्ट दैट, कभी डिफरेंस फील नहीं हुआ मुझे। क्योंकि जनरेशन टू जनरेशन काम की ट्रैजेक्टरी और क्वालिटी भी चेंज होती है बिल्कुल ना। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, दैट्स ट्रू। लेकिन बट आई नेवर फेल्ट दैट। यू नेवर फेल्ट। मैंने कहा मैं एक दफा पूछ लूं, बिकॉज लास्ट टाइम भी जब हम मिले तो मैंने कहा आप तो फरफर अंग्रेजी में बात करते हैं, बिल्कुल ऐसे और ही। आपका लाइफस्टाइल भी थोड़ा सा डिफरेंट है, मॉडर्न के साइड पे होगा, ऐसे- नॉट सो मच ऐसे आर ही, देसी ऐसे लाइफस्टाइल। ही, बिल्कुल ऐसे ही। ग्रोइंग अप अब्बा जी के साथ ताल्लुक कैसा था? बहुत कम टाइम था। मैं ये समझता हूँ कि अगर मेरी पूरी लाइफ को अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो आई थिंक बहुत कम ईयर्स बनते हैं जो हमको इकट्ठे स्पेंड किए होंगे। बिकॉज बस टाइम ही होता था, यूज्ड टू वर्क 24 आवर्स में से 20 आवर्स काम करते थे। लेकिन ये है कि जितना भी टाइम और अगर 2 घंटे बच जाते थे, 4 घंटे तो ट्रेडी शिफ्ट करा देते थे। बिल्कुल ऐसी है। और वो बहुत कम टाइम में अपनी नींद पूरी कर लेते थे, सो लेते थे टाइम से, और कहते थे यार मैं अब दोबारा से काम के लिए एक्टिव हो चुका हूँ। लेकिन ये कि एक बहुत ही वंडरफुल टाइम था, जितना भी टाइम उनके साथ स्पेंड हुआ हमारा, जितना भी टाइम उनके साथ गुजरा, बहुत अच्छा था। बिकॉज ही वॉज़ वेरी लविंग केयरिंग पर्सन। उन्होंने कभी भी फील नहीं करवाया कि यार मैं सुपर बिजी हूँ या मेरा सुपर स्टार मेरे साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन हाँ, जब भी कभी हम ट्रैवल करते थे हमें फील होता था कि हम लोग किन के बेटे हैं, किन के साथ जा रहे हैं, लोगों का उनको घेराव करना और प्यार करना, दिखाना। मेरी जब पहली फिल्म रिलीज़ हुई थी ना, तो दैट डे आई रियलाइज़ कि मैं सुल्तान राही साहब का बेटा हूँ। क्या मतलब? हम लोग जब सिनेमा से बाहर निकले हैं फिल्म देख के, क्योंकि अबू जी बीच में आए और इंटरवल से पहले चले गए, उनका बेटा अगर मैं यहाँ रुक गया तो ये सारा कुछ यहीं ब्लॉक हो जाएगा, तो वो देख के चले गए। मैं जब बाहर आया हूँ तो आई सॉ जस्ट सारी सर नजर आ रहे थे मुझे हर जगह, इतनी पब्लिक थी एंड दे पिक्ड मी अप ऑन द शोल्डर्स। और वो कुछ लोग स्कार्फ फेंक के मुझे ऐसे चूम रहे हैं, प्यार करेंगे, राय साहब के बेटे को हम लोग देखने के लिए आए हैं कि ये कौन है। तो दैट डे आई फेल्ट लाइक वाओ, मैं तो सुल्तान साहब का बेटा हूँ। लेकिन जब अब्बा ने पहली दफ़ा फिल्म देखी, आपकी पहली दफ़ा आपको स्क्रीन पे देखा, उस स्क्रीन पे जिस पे वो होते हैं, यस, उस वक्त उनके तासुरात क्या थे? ही गॉट लिटिल इमोशनल। हम इकट्ठे बॉक्स में बैठे हुए थे और फर्स्ट शो पे गए थे हम लोग, कौन से सिनेमा में? कैपिटल सिनेमा, वहाँ पे मेरी फिल्म लगी थी और हम लोगों ने देखी इकट्ठे बैठ के। तो इंटरवल से पहले वो वहाँ से, लेकिन बहुत उन्होंने प्यार किया मुझे, बहुत मुझे उन्होंने इंकरेज किया और उन्होंने बकअप किया कि बेटा बहुत अच्छा माशाल्लाह आपने किया, इसको ऐसे कैरी ऑन करना, एंड देन ही लेफ्ट। लेकिन हैदर, आपको नहीं लगता कि सिनेमा का अब ना वो मैग्नीट्यूड रहा है और ना ही एक तरह से वो कैलिबर रहा है? अब पता नहीं, बहुत से फिल्म के जो लोग हैं जिनकी फैमिलीज फिल्म की है, जैसे कि आप, जी तो ख़ानदानी काम जिसको कहते हैं, वो लोग ये कहते हैं कि भाई सिनेमा अब वो सिनेमा रहा ही नहीं है।
दैट इज़ सो ट्रू, आई टोटली एग्री। और वाकई अबू जी के बाद एकदम से एक डाउनफॉल आता चला गया इंडस्ट्री का, और फिर वो दोबारा से रिवाइव करने की कोशिश बहुत से लोगों ने की भी बीच में। क्योंकि हर बंदा सुल्तान राही साहब को कॉपी करना चाह रहा था, अपनी Yes. आइडेंटिटी नहीं बना अब रहा था। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल भाई ऐसे। अपने काम से अपना नाम बनाओ। सुल्तान राही एक ही थे, एक ही हैं, और इवन हैदर सुल्तान सुल्तान राही नहीं बन सकता। इट्स नॉट पॉसिबल। इट्स नॉट पॉसिबल, दैट्स सो ट्रू। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे जो फिल्म मेकर्स थे उन्होंने ट्राई यही किया कि शायद इससे ही इंडस्ट्री रिवाइव कर सके या चल सके आगे, लेकिन उसकी वजह से हम लोग अपनी ओरिजिनलिटी हम लोगों ने खो दी। 70 से लेकर 90 तक का जो एक दिहाई चली, जो आप कह सकते हैं कि इंडस्ट्री का बहुत एक बूम पीरियड था, वो लोगों ने बहुत देखा भी और बहुत सारे लोगों ने माशाल्लाह उसमें सर्वाइव भी किया। लेकिन अब मैं ये फील करता हूँ कि ज़रूरत है चेंज की। वो टाइम गुजर गया, हो गया, अब नया कुछ आना बट बहुत देखिए हॉलीवुड और बॉलीवुड में भी अब कहाँ उस लेवल की फिल्में बन रही हैं, या बन भी रही हैं। बन भी रही हैं तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे जा रही हैं। आई एग्री। लेकिन अगेन अगर मतलब क्या सिनेमा जाने का रुझान खत्म हो गया है? इधर व्हाट्स द प्रॉब्लम? एक्चुअली ये तो जो आप एक पढ़ा हुआ है आपने ये काम, ये तो जो आप डिवाइस हमारे हाथ में आ गई ना, कॉल सेल फोन्स, इसने बहुत ज़्यादा चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर दिया। सोशल मीडिया ने, नेटफ्लिक्स ने, चीज़ों इन चीज़ों ने बहुत ज़्यादा ना लोगों को, मतलब घर बैठे बैठे आपको चीज़ अवेलेबल है। बट देखिए ना इधर मूवी देखना, आप लोग भी भाई मानेंगे ये बात को, आप लोगों ने इतने प्लेबैक के गानों पे काम किया है कि हम जब सिनेमा जाते थे तो एक फैमिली एक्सपीरियंस होता था, या फ्रेंड्स के साथ एक्सपीरियंस होता था, या एक कपल डेट पे जाता ऐसे था। ही, मियां ऐसे ही, बीवी ऐसे जाते ही, थे ऐसे मूवी ही, देखने ऐसे के ही। लिए। जब ये डिवाइस हाथ में आ जाती है तो ये हम चारों, मैं अपने 3 भाइयों के साथ बैठ के तो नहीं इस तरह देखूंगी ना फिल्म। फिल्म तो बात। फिर मैं ऐसे देखूंगी, ऐसे ही है। तो एक्सपीरियंस भी वो अकेला हो गया। वही कहना चाह रहा हूँ ना, इसने बहुत ज़्यादा आके इसको हर्ट किया, आप कह सकते हो। एंड सेकंड ऑफ ऑल हमारे यहाँ पे सिनेमा की जो फिल्म मेकिंग का जो प्रोसेस है ना, वो भी बहुत ज़्यादा अपग्रेड नहीं हुआ अभी तक मेरे हिसाब से। ऐसा होना चाहिए। और देखिए फलक, आपसे भी ये जानना चाहूँ, एक तो राही साहब के बारे में आप क्या कहेंगी? बहुत बड़े बाप के, बहुत बेहतरीन और ब्रिलियंट बेटे हमारे साथ हैं। मैं उनके बारे में यही कहूँगी कि वो आर्टिस्ट तो आपको पता बहुत बड़े थे, हैं हमेशा रहेंगे। हमेशा रहेंगे। और मतलब जहाँ तक मैंने देखा कि मैंने अपने घर से सबसे पहले उनके बारे में सुना। मेरे अब्बू अल्लाह पाक उन्हें गरीक रहमत करे, बहुत बड़े फ़ैन थे, आपको भी पता हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ जी। आपसे मेरे ख्याल में लास्ट टाइम बात भी हुई थी उनके मरने से पहले। तो मेरे अब्बू कहते थे कि वो बहुत अच्छे एक्टर थे, हैं, लेकिन इंसान बहुत अच्छे थे। वो गरीब परवर थे, उन्होंने बहुत मतलब लोगों को बहुत सपोर्ट किया। इस हवाले से मैंने जहाँ तक उनका जिक्र सुना कि उनको मैंने एक फरिश्ता नुमा इंसान पाया, और मेरी विश थी कि काश मैं उनसे मिलती। और बात ये कि बहुत जल्दी चले गए। यस, ये हमें भी बहुत ज़्यादा फील होता है कि अब वो कहते थे यार अब मैं बच्चों को थोड़ा टाइम दे चाहता हूँ, बच्चे मेरे बड़े हो रहे हैं, अब मुझे अब आप थोड़ा वक्त दें। लेकिन ऑब्वियसली बात है, वो कहते थे नहीं लाला जी, तुसी अगर कम छड़ते थे साड़ा की बनेगा। बट एक और बात भी तो है ना, जब आप अपने आप को इतना ज़्यादा पुश करते हैं तो आपकी बॉडी एज कर जाती है वक्त से पहले। ऐसे आप दिखने में तो बिल्कुल नॉर्मल और यंग लग रहे होते हैं, लेकिन एक आपकी एजिंग प्रोसेस भी स्पीड अप हो जाती है। अल्लाह ताला की मैं समझता हूँ ऐसी खास रहमत उन पर रही, सारी ज़िंदगी रही कि उन्होंने बड़ी हेल्दी लाइफ गुजारी, बहुत हेल्दी लाइफ गुजारी, और लेकिन गए और माशाल्लाह थक गए। बिल्कुल, और एक्टिव रहे, लास्ट मोमेंट तक एक्टिव ही रहे। मतलब उन्होंने कभी माशाल्लाह वो वाली पर्सनैलिटी, और हर इंसान की दुआ भी यही होती है। मुझे भी आपको कहता है ना कि बंदा सोचता है अपनी लाइफ के बारे में और रिफ्लेक्ट करता है। मैं ये कहती हूँ कि मेरी अल्लाह ताला से एक ही दुआ, एक ही रिक्वेस्ट, एक ही डिमांड है कि प्लीज़ अल्लाह मियाँ चलते फिरते इस दुनिया से उठाइएगा, आमीन। सही बात, सही बात। कभी किसी की मोहताज कभी किसी की मोहताजी ना हो। बिल्कुल ऐसे और ही है। स्पेशली राही साहब जैसे इतने ब्रिलियंट और इंडिपेंडेंट इंसान, जो लोगों का इतना बड़ा सहारा थे, बिल्कुल ऐसे ही अगर उनको लोगों का सहारा लेना पड़ता तो पता नहीं उनके मेंटल स्टेट क्या हो जाता। आप ये देखें कि जब भी कभी वो अमेरिका हमें मिलने के लिए आते थे ना, 1 महीने के लिए सब आते थे मिलने के लिए, तो उस टाइम में भी यहाँ से फ़ोन की, यहाँ पे स्टूडियो में सारा काम ब्लॉक होता था। बट उस 1 महीने में फिर क्या होता था, क्या एक्टिविटी? आउटिंग, घूमना फिरना, यूनिवर्सल स्टूडियोज़, कैलिफोर्निया, इधर उधर हर जगह पे हमको आना जाना, और बहुत मज़ा करते थे उनके साथ। मतलब हमारे भी डेज ऑफ होते थे वहाँ पे इस टाइम में, तो बस ऐसा होता था कि ऐसे महीना से गुजर गया। लेकिन उस टाइम में भी पाकिस्तान से कॉल्स आ रही थी, कदों आ रहे हो, कदों आ रहे हो, कम रुकिया पे। एक दिन में 8-8, 9 शूटिंगें करना, मतलब ये तो एक आम सी बात थी उनके लिए। लेकिन ये कहते थे यार कि मैं बच्चों के पास आया हूँ, मैं थोड़ा सा टाइम उनके साथ स्पेंड करने दो। लेकिन एक और बात भी तो थी, एक सेफ्टी का भी तो एलिमेंट था जिसकी वजह से आप लोगों को भेजा गया, क्योंकि जब आप इतने बड़े स्टार होते हैं Exactly, तो exactly. आप टारगेट भी होते हैं। जी 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 जी, बिल्कुल तो ऐसे ही है। सिर्फ ये मत सोचिएगा व्यूअर्स के बच्चों की बेहतर जिंदगी के लिए, एक्चुअली बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, अगर आप माइंड ना करें मेरा बिल्कुल बताना ऐसे ही ये। है, बिल्कुल क्योंकि ऐसे ही है। देखिए इस लेवल का जो स्टार होता है और इस कैलिबर का जो स्टार होता है, हर बंदा उसका कोई एक हिस्सा चाहता है, चाहे वो उनके बच्चे को ही उठा के ना ले जाए अपने बिल्कुल साथ, ऐसे ही है, बिल्कुल। कि That's इस the fact. बहाने मिल तो लेंगे, पैसों के लिए नहीं, एक पागलों वाली फैन वाली जो एक एलिमेंट होती है। आप ये यकीन करें कि अब्बू जी ने हमारे साथ एक पूरी फोर्स होती थी जो हमें स्कूल छोड़ने आती थी और लेने के लिए आती थी। इसी ये आपने जो बात की बिल्कुल सही की, इट्स अ फैक्ट। और फिर एक बंदा जब
कर ही सारा कुछ अपनी औलाद और उनके फ्यूचर और उनको सोलिडिफाई। और एक पॉइंट आया व्यूअर्स के, जब ज़रूरत नहीं थी उनको ये कुछ भी करने की, बट वो इसलिए करते चले गए क्योंकि आप जो स्टूडियो वाले लोग थे वो उन पे डिपेंडेंट थे। बिल्कुल यही बात मैं कहने लगा था कि वो अब टीमें बर्बाद हो जाती वो हैं। कहते थे यार कि मैं अगर नहीं जाऊंगा तो वो जो 1000 बंदा मेरे साथ चलता है डेली, उनका काम रुक जाएगा। तो उसलिए कहते थे कि यार मुझे जाना ज़रूरी है, काम करना ज़रूरी है। और इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने कभी भी किसी को इनकार नहीं किया। कोई बंदा फिल्म लेकर आया ना कि लाला जी फिल्म करनी की है, ठीक है पुत्री की है, चलो जी करो। और व्यूअर्स हर काम पैसे के लिए नहीं किया उन्होंने। यस, बड़े लोगों के करियर्स को बनाने में और लॉन्च करने में राही साहब ने जब अपने आप को कमिट कर दिया कि ठीक है मैं कर दूंगा आपके लिए। बिल्कुल। कोई बंदा आया उसने कहा सर जी साढ़े कोल पैसे नहीं हैगे, हम कुछ करना चाह रहे बनना चाह रहे, तो ऐसे लोगों को भी सपोर्ट किया। आजकल तो जैसे ही आपके पास अननोन बंदा आता है तो बंदा सबसे पहले घूम के कहता है मैं इतने करोड़ लूंगा क्योंकि वो अननोन है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो गिरे हुए को मजीद और गिरा देते हैं जिसके पास ऑलरेडी कुछ नहीं होता फाइनेंशियल। इसलिए इंडस्ट्री में सर्वाइव भी करी थी ना कि उन्होंने लोगों का एहसास किया, प्रोड्यूसर का एहसास किया कि फिल्म चलते रहनी चाहिए। इसीलिए तो अब जो जिन लोगों को हम सीनियर इंडस्ट्री में आप कंसिडर करते हैं वो दुआएं देते हैं राही साहब को, बिल्कुल क्योंकि उन लोगों के करियर्स को लॉन्च करने में, आगे ले जाने में इनिशियल सपोर्ट राही साहब की थी। बिल्कुल ऐसे ही। तो हमें सिर्फ एक आर्टिस्ट को एज अ बिग सुपरस्टार नहीं देखना चाहिए, वो तो हैं ही हैं, हमेशा रहेगा उनका काम। आप सोचें उनके दुनिया से रुखसत होने के इतने अरसे बाद एक फिल्म आई, जस्ट उसका नाम मौला है, जट था, बिल्कुल द ऐसे। लेजेंड ऑफ मौला जट। और आप ये सोचें कि राही साहब की एक्साइटमेंट में लोगों ने उसको जाके देखा। नो डाउट वो बड़ी अच्छी फिल्म बनी थी, Right, सारा कुछ था एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स, लेकिन नाम वही बड़े लोग ऑफेंड भी हुए कि क्यों ये फिल्म बनाई जा रही है, ये तो राही साहब की फिल्म बिल्कुल है। ऐसे, बिल्कुल अगर ऐसे। राही साहब नहीं है तो फिर कोई भी ये ना करे। अच्छा काम किया, हम उसको भी बड़ा क्रेडिट देते हैं, उसको अवार्ड भी बड़े मिले, लेकिन ये चीज नहीं आप कह सकते कि मौला जट वाज बिकॉज ऑफ मौला जट। मौला जट वाज अ हिट बिकॉज ऑफ मिस्टर सुल्तान राही। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम ना उनका काम को बुरा करें, बड़ा अच्छा था, इंटरनेशनल लेवल का, अमेजिंग, बट अगर असल वाले सुल्तान राही उसी के अंदर होते हाँ तो आप सोचे कि वो लेवल्स का और क्या हो जाता है। वो ऐसे ही एक इस लेवल की हिट होती कि फिर अनइमेजिनेबल Unimaginable होती। होती, बिल्कुल ऐसे ही है। सो यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। अब हैदर सुल्तान राही क्या कर रहे हैं अगर हम इनसे भी जान लें। फलक आपको भी बैठा है सिर्फ डेकोरेशन पीस के तौर पे नहीं, आपसे भी हमने मजीद गाना सुनना है। और ऑफ कोर्स जो फिल्म इंडस्ट्री के हालात चल रहे हैं और सिंगर्स का जो हाल हो रहा है बिकॉज ऑफ दैट, भाई व्यूअर सिर्फ गाना रिलीज यूट्यूब करने से एक आर्टिस्ट का कुछ नहीं बनता। प्लेबैक सिंगिंग एंड कॉन्सर्ट्स दोनों चीज़ें हैंड इन हैंड जाती हैं। अब ना तो एल्बम्स हैं, Yes. ना ही कुछ और है, ना ही फिल्में बन रही हैं, तो हमारे जो सिंगर्स हैं वो कहाँ जाएं? इस पे भी बात करेंगे Yes. ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हमारे साथ दी एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, दी इनकम्पेरेबल हैदर सुल्तान राही हैं। वी हैव फलक एजाज विद अस एंड ऑफ कोर्स हमारे ब्रिलियंट म्यूजिशियंस हमारे साथ हैं। लेकिन रोटी भी तो खानी है, तो किचन में क्या हालात हैं? जी बिल्कुल, लजानिया बाइट्स जो हैं वो बिल्कुल तैयार हैं और हाफ़ जो हैं उनको मैंने रोल अप करके शैलो फ्राई किया है और हाफ़ को मैंने बेक कर लिया। अब ये ठंडा हो जाएगा तो फिर इसको हम काट लेंगे। लाइक लजानिया, तो आपने एक दिन फॉर एग्जांपल स्नैक्स के तौर पे चाय पे लजानिया बाइट्स बनाई, साथ में आपने लजानिया बना के बेक किए बगैर उसको उसको फ्रीजर में रख दिया। बिल्कुल। 2 दिन बाद आपने उसको डिनर में सर्व कर दिया। ऐसे ही है। तो एक ही मील से आपकी 2 मील्स निकल आती है। लेकिन फ्रीज का मतलब ये नहीं है कि अगले 6 साल तक फ्रीज करें। फ्रीज किया तो हफ्ते 10 दिन में यूटिलाइज कर लें। बिल्कुल। और अगर बिजली जा रही है तो देन अवॉइड फ्रीजिंग, क्योंकि वो बिजली आने जाने की वजह से टेम्परेचर अप डाउन टेम्परेचर खराब हो जाता है। राइट, थैंक यू। सो आप कुछ कहना चाहेंगे सुल्तान राही साहब के बारे में? मैं ये कहना चाहूँगी कि बचपन में जो एक ट्रेंड सेट हमने उनके दौर में देखा वो मुझे दोबारा नज़र नहीं आया। मतलब अगर वो बहुत लाउड शाउट भी कर रहे होते थे तो वो बड़ा मुनासिब एक वो लग रहा होता था। मतलब आजकल कंट्रोल्ड, ही वाज़न्ट, वो चीखते नहीं थे, वो हाँ, बिल्कुल। ऊंची आवाज में बात करते थे। बिल्कुल। तो उनको तो नहीं मिल सके, लेकिन बहुत अच्छा लगा आज हैदर सुल्तान से मिलके और थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू। ऑसम, थैंक यू सो मच। अप्पू के करियर में वो कैसा पॉइंट था या कौन सा पॉइंट था जिसको आप कह सकते हैं कि टर्निंग पॉइंट था? देखिए कोई भी आर्टिस्ट पहले दिन आके हिट नहीं हो जाता, ऐसे ही है, पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही है। थोड़ी बहुत मेहनत तो रब ने भी करानी होती है, और अगर कोई हिट हो भी जाता है तो फिर एकदम से डाउनफॉल भी आ जाता है। True, तो ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है। लेकिन अब्बू के लिए, अब्बू जी की कौन सा वो स्टेज था जो आपको लगता है उनके लिए टर्निंग पॉइंट था कि एक शिफ्ट आया? एक्चुअली अब्बू जी ने डे 1 से स्ट्रगल बहुत की, बहुत अच्छा उन्होंने मेहनत की, तभी तो माशाल्लाह उनको फल भी मिला उसका। एक टाइम वो आया कि बशीरा से पहले की बात कर रहा हूँ कि
कि अब लोगों ने उनको पहचाना शुरू कर दिया था कि ये इस लड़के में उस एक्टिवपन वक्त है, एज काम क्या कर थी राही साहब की? आई थिंक 20s में थे अपने 20s हाँ। तो फाइनली आफ्टर ही गॉट मैरिड एंड एवरीथिंग, द टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ मुझे लगता है जो आया, जब आप पैदा हुए? नहीं द वेरी फर्स्ट चाइल्ड जो मुझसे उससे बड़े हैं, अच्छा। माई सिस्टर, वो जब वो आई उनकी लाइफ में जब पैदा हुई तो आई थिंक वो अपने साथ ऐसी किस्मत लेकर आए, रहमत आई साथ बेटियां तो बेटियां रहमत होती हैं होती रहे। कि ऐसा फिर उनका करियर टेक ऑफ किया, बशीरा मिली उनको फिर उसके बाद, और फिर वो चल तो चल होगी, फिर दोबारा पीछे उन्होंने मुड़ के नहीं देखा, फिर उसके बाद वैशी जड एंड ऑनवर्ड्स बैक टू बैक फिल्म आना शुरू हो गई। और मैं इसके साथ बल्कि अपने आप को भी रिलेट करूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जब मुझे 2 रहमतें मेरी दी, एक अनाया और एक अफरोज़, हाय गाइस तो वो जब मेरी लाइफ में है तो मेरा भी एकदम से शिफ्ट हुआ, दोनों रहमतें जब मेरी लाइफ में हैं। मैं आपको बताऊं, औलाद बड़ी मज़े की बड़ी प्यारी चीज़ है। जी नो डाउट जब हमज़ा पैदा हुआ तो लाइफ चेंज हुई, Yes. हसन की बारी भी चीज़ों में और Shift, बेहतरी आई। yes, बिल्कुल ऐसे इसीलिए तो आप नोटिस करते हैं कि बहुत से आर्टिस्ट आफ्टर दे हैव चिल्ड्रन उनका करियर की ट्रजेक्टरी बदल जाती है, बदल जाती है, दैट्स अ फैक्ट। क्योंकि आपके साथ पहले तो आपके हस्बैंड या वाइफ की किस्मत जुड़ी, फिर आगे से आपकी औलाद की किस्मत जुड़ी, बिल्कुल ऐसे तो ही। वो सब अपनी अपनी हिस्से का लेके आते हैं। और स्पेशली बेटियां मैं समझता और हूँ कि वसीला अब्बू थे। एग्जैक्टली बेटियां वैसे भी बाप से ज़्यादा अटैच होती हैं मेरे हिसाब से, तो उनका भी एक और ज़्यादा प्यार बन जाता है मेरे हिसाब से। सो आई फेल्ट कि वो उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, जो बहुत ज़्यादा उनको एक अरूज मिला, फिर उसके बाद माशाल्लाह से चल फिर। लेकिन ऑब्वियसली बात है, इतना लंबा टाइम एक इस लोड को लेके चलना भी एक बंदे के लिए होता है। बीच में बहुत से, मैं खैर नाम नहीं कोई लूँगा, ऐसा लेकिन पॉइंट नहीं आया जब लगा कि बस हो गई है नहीं। या शायद अब करियर खत्म हो जाएगा? एक्चुअली कुछ लोगों ने ट्राई किया कि यार ये एक्शन को ब्रेक किया जाए, कुछ कॉमेडी एक्टर्स के बीच में लाया गया, एक दौर लाने की कोशिश की गई बीच में कि ताकि इनको थोड़ा सा, लेकिन आई थिंक इस बंदे वाला था कि खास रहमत होती है, इसको कभी कुछ चीज़ छेड़ सकती ही नहीं है। उन्होंने तब भी उन्होंने कहा है जहाँ में ज़रूरत पड़ेगी मुझे बताना, मैं आप लोगों के लिए हाजिर हूँ। उनको कभी भी ये नहीं हुआ क्योंकि वो ग्राफ ऐसी कभी भी हुई हो, द ग्राफ केप्ट ऑन गोइंग स्ट्रेट एंड अप, ऐसे ही रहा उनका माशाल्लाह से आखिरी टाइम तक। और आई थिंक वो हर 31 की नाइट को सादु तस्बीह की जमात घर में गाते थे, और ये नमाज में हमेशा दुआ करते थे, या अल्लाह मुझे अरूज में ले जाना, मुझे जवाल कभी ना देना। सुभान अल्लाह। तो वो 96 की वो जो रात थी, आई थिंक वो कबूलियत का वक्त था उनका, कि उनको वो अरूज में अल्लाह ताला ने उनको ले गए, जवाल उन्होंने कभी नहीं। और वही चीज़ है ना व्यूअर्स, ऐसे लोगों की यही तो एक ख्वाहिश होती है कि या अल्लाह ताला देने वाला हाथ रखना, मांगने वाला हाँ, नहीं। बिल्कुल क्योंकि जब देने वाले हाथ की आपको आदत पड़ जाती है ना, Yes. तो फिर आपसे नहीं मांगा जाता और कहा नहीं जाता। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। आप क्या कहेंगी फलक? मुझे पता है आप कुछ गुनगुना के सुनाना भी चाहती हैं अनप्लग्ड। मैं तो सबसे पहले खुश होती हूँ कि मुझे इतनी बड़ी मतलब हमारी हस्तियों को personality- ट्रिब्यूट हाँ पेश जी, करने का मौका मिलता मैं उनको ट्रिब्यूट पेश करती हूँ, क्योंकि आपने लास्ट टाइम मुझे मैडम जी के लिए बुलाया, तो उसके बाद राही साहब, ये समझ लें कि मैं समझती हूँ कि मैं शायद कुछ मुझे काम आ गया कि मुझे इतनी अच्छी नहीं, हस्तियों माशाल्लाह, के लिए आवाज़ अच्छी, बुलाया माशाल्लाह जाता आपकी है। आवाज़ अच्छी है आपकी। सो फलक अब आप क्या सुनाएंगी? एक गाना है जो मेरा बड़ा फेवरेट है, वो सुनाती हूँ आपको। प्यार मेरी जिंदगी है और मेरे कोल की दस मैनू मैं की करा कोल तेरे आ गईयां लगियां निभा गईयां मर जाऊंगी तेरे बिना तू जो मेरे हमेशा कोल रवे वे मैं दुनिया नु कह देवां परे परे दिल दे के दुनिया तो कौन डरे दिल दे के दुनिया तो कौन डरे तू जो मेरे हमेशा कोल रहे वे मैं दुनिया नु कह देवां परे परे दिल दे के दुनिया तो कौन डरे दिल दे के दुनिया तो कौन डरे क्या बात है, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। वेरी नाइस। ये बताइए कि इस वक्त आप किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं बॉस? मेरी दैट्स व्हाट पीपल आर मोस्ट एक्साइटेड अबाउट। यस, नहीं इंशाल्लाह ताला अभी मेरे 2 हैं ऐसे जो लिखे जा रहे हैं, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है 2 रेडी पड़ी हुई हैं रिलीज़ होने के लिए, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। एक फ़िल्म का नाम मैंने सजेस्ट किया था, तेरा चानन मेरे वेड़े, वो भी लिखी जा रही है, वो बहुत अच्छी सेंटिमेंटल फिल्म होगी। मैं अब ट्राई करूँ कि थोड़ा सा एक्शन से बाहर आऊँ, क्योंकि लोग मुझे भी ना एक्शन की तरफ ज़्यादा
पसंद भी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं डिफरेंट रोल्स करूँ, तो ये मैं स्पेशली लिखवा रहा हूँ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। और एक जो सी मैंने पहले भी मैंने अनाउंस की थी, सन ऑफ मौला जट, नासिरुद्दीन साहब उसको लिख रहे हैं और उसका स्क्रिप्ट हम लोग बाबर रिवाइज़ कर रहे हैं उसको करने की, ताकि हमारी कोशिश ये है, जो हमारे प्रोड्यूसर हैं वो चाहते हैं कि इसको बाहर भी शूट किया जाए, पाकिस्तान में भी किया जाए, तो उसके मुताबिक हम चाह रहे हैं कि आजकल के दौर के मुताबिक एक फ्रेश लुक फिल्म में आनी चाहिए। एंड ऑफ कोर्स यू विल प्ले मौला जाट। ऑफ कोर्स सन Of ऑफ मौला course. जट। बट क्या वो वाली लुक बनाएंगे? ये सरप्राइज़ है। या- वो जब देखें, कुछ तो रखना चाहिए ना, जब आएगा ऑन स्क्रीन तो देखिएगा। अब सुपरमैन रिलीज़ होने जा रही है 25 ये समर में, तो ऑब्वियसली बात है उन्होंने अब उसको रिलीज़ किया टीज़र उसका कि वो लड़का दिखने में कैसा लग रहा है। सो मेरी भी ख्वाहिश यही है कि वो जब इंतजार आए, करा के, वो जब आएगा तो फिर इंशाल्लाह ताला मज़ा क्योंकि आएगा। देखिए एक गिला जरूर आया था सबका कि भाई मौला जट को थोड़ा मौला जट तो लगना लगना चाहिए चाहिए ना। था, एग्जैक्टली मतलब ये तो एक था गिला, एक तो तनकीद आई थी उन लोगों की जो देखने गए थे बिकॉज ऑफ दैट होल थिंग। तो इंशाल्लाह ताला आपको इसमें मौला जट बकायदा नज़र आएगा और इस तरह के लेवल पे नज़र आएगा कि आप कहेंगे कि ऐसा ही आना क्योंकि चाहिए। हमारे यहाँ जो हीरोज हैं वो जिम वाले उस टाइप की लुक नहीं है, ट्रेडिशनल वाली। वो जो होता है ना कि सिक्स पैक नहीं, एब्स ये वो, तो वो फिर जब आप वो पहनते हो दैट लाचा एंड रोल थिंग, तो वो फिर वो लुक नहीं बनती। एग्जैक्टली गबरू जट नज़र आना चाहिए आपको, लंबा चौड़ा तगड़ा क्योंकि जवान। देखिए इवन आज जब आप देखते हैं जो बच्चे जो लड़के कबड्डी कर रहे हैं ऑल ऑफ दैट Yes. सब, उनका स्टैचर वही देसी गबरू जबान वाला है, यस बहुत एग्जैक्टली। लीन एंड वो वाली लुक नहीं। वो फिर मॉडल्स के लिए सही रहती है, लेकिन फिल्म के हवाले से और ऐसी फिल्म के हवाले से खास तौर पे जो पंजाब के कल्चर पे बनी हुई हो, तो फिर उसका थोड़ा चाहिए भी है। आप अपने करियर के टर्निंग पॉइंट किसको कंसिडर करते हैं, किस स्टेज किस पॉइंट पे? बेटियां हुई माशाल्लाह, Yes. किस्मत खुली, लेकिन करियर में फिजिकली क्या ऐसी चीज़ हुई? When I came back this time, मैं जब अमेरिका से वापस जब आया हूँ, when I finally got married and everything, I think वो मेरे लिए बड़ा टर्निंग पॉइंट था, बिकॉज मैं स्टिक अराउंड नहीं करता था पाकिस्तान में। फिल्म की चले गए, तो लोगों का एक एतमाद बहाल नहीं हो रहा था कि यार ये क्या कर रहा है करना चाहता है कि नहीं करना चाहता। देन फाइनली बिकेम सीरियस। क्योंकि देखिए ना, काम के अंदर काम और बनता है। अब Yes. आप आए हैं सिर्फ 2-3 हफ्ते के लिए, आप या महीने के लिए आप आए, Right. अपनी फिल्म शूट की, अब आप भाग रहे हैं वापस उधर जाने के लिए। Exactly. बीच में अगली फिल्म में कोई स्टार्ट करना चाह रहा है काम, इधर तो ऐसे ही होता है। एग्जैक्टली, यू स्टिक अराउंड। इधर हॉलीवुड वाला नहीं है सिस्टम कि आपने आज बात की फिल्म की जो आपने 1.5 साल बाद बनानी है, तो बिल्कुल पहले ऐसे से आपको कहा कि जी आप लॉक कर लें डेटें। बिल्कुल ऐसे ही है। अक्सर लोगों को बैठे बैठे एक फिल्म बनाते हुए आमद आती, नहीं 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 इसी का सीक्वल साथ ही हम शूट कर लेते अभी 2 हफ्ते के बाद, अब आप कह रहे हैं मैं जा रहा हूँ। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसलिए मैंने फिर ये सोचा कि यार शुड स्टिक अराउंड, तो वो भी मेरे लिए टर्निंग पॉइंट लाइफ में था व्हेन आई स्टॉप्ड इन पाकिस्तान, रुक गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह से बड़ा फ़र्क भी देखा मैंने। एक फिल्म आपकी सेट पे भी जाने लगी है, यस, वो कब हो रहा है? ये आफ्टर जनवरी इंशाल्लाह। आफ्टर जनवरी इंशाल्लाह। तो वो भी, तो इस साल हम कितनी मूवीज एक्सपेक्ट करें आपसे एज एन एक्टर एंड देखिए- हाउ मेनी एज अ डायरेक्टर? एज अ डायरेक्टर तो खैर अभी तक मैंने कुछ अभी स्टार्ट नहीं किया हुआ, लेकिन मैं उसको देखें, मेरे हर बार आप लारा लगा के जाते हैं। बात ये है कि जब चीज़ खुलती है ना सामने स्क्रीन पे, जब आती है उसका मज़ा आता है ना। बिफोर टाइम बात करने का फ़ायदा नहीं होता मेरे हिसाब से। बहरहाल मेरी मूवी जो रिलीज़ होने वाली है उसमें से 2 मूवीज़ रेडी पड़ी हुई हैं, एक इश्क बदमाश के नाम से और एक अथरा शेर, दोनों पंजाबी फिल्में हैं। और ये जो मैं बता रहा हूँ जो लिखी जा रही हैं अभी, दे आर गोना बी अ फैमिली ओरिएंटेड फिल्म्स, और जो सन ऑफ मौला जट है वो मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग है, क्या बात। एक्शन, सेंटिमेंट्स, रोमांस, सब उसमें होगा। हैदर सुल्तान राही की इंस्पिरेशन अब्बू के अलावा अब्बू के अलावा, खुदा का वास्ते अब्बू के अलावा, हमें पता है। मैं कैसे कहूँ? नहीं अच्छा नहीं, मुझे बोलने दिया जज साहब। इंस्पिरेशन अब्बू के अलावा, अब्बू तो हैं, जिनके अब्बू सुल्तान राही नहीं भी होते उनके अब्बू उनकी इंस्पिरेशन होते हैं। ये ऐसे तो ही। एक जेनेटिक प्रॉब्लम है हम सबकी। अब्बा अम्मा ही हमारी इंस्पिरेशन होते हैं, वो तो हैं ही हैं। ऐसे ऐसे हमारी जन्नत मतलब माओ के पैरों क्या तले है बात। और दरवाजा अब्बा है। बिल्कुल ऐसे ही। सो ये तो अंडरस्टूड बात है। आगे बढ़ो। अच्छा, हाँ, मेरा असल में हमेशा से ना हॉलीवुड में ज़्यादा दिमाग रहा है। दैट्स फाइन, उनका पता है। सो आई ऑलवेज लाइक रॉबर्ट डे नीरो, मुझे बहुत पसंद है। ऑसम, लियोनार्डो डिकैप्रियो पसंद है क्या मुझे। बात है। और प्रॉब्लमेटिक पर्सन बट गुड एक्टर। हाँ, गुड एक्टर, आर्टिस्ट के हवाले से बात कर रहा हूँ। और एंथनी क्विन अबू जी के भी फेवरेट थे और मेरे भी बड़े फेवरेट हैं। तो आई लाइक द सीनियर एक्टर्स, उनके मतलब काम देखने में मज़ा आता है उनका। फीमेल एक्टर्स में आपको कौन सी आर्टिस्ट जो हैं वो नॉट फॉर यू इंस्पायरिंग बट जनरली ऐसी लगती हैं दैट यू वुड हैव लाइक टू वर्क विद देम, कि मज़ा आता अगर इनके साथ मैं भी काम करता तो? आई थिंक अगर आसिया जी जिंदा होती तो आई वुड लाइक टू वर्क विद हर। अभी रिसेंटली मुमताज़ जी के साथ मुलाकात हुई है, उनसे मैंने कहा जी कि उनसे भी, ये हमारी चंद एक लेजेंड्स रह गई हैं। अंजुमन आंटी हैं, उनके साथ करने को बड़ा है कि हमारी इकट्ठी फिल्म कभी करें हम लोग, तो है इंशाल्लाह प्लान में तो है उनके साथ करने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, इट्स ऑलवेज लवली टू सी यू। और अल्लाह ताला आपने के घर में ये जो 2 रहमतें हैं, अल्लाह ताला ने इतनी खूबसूरत बरकतें आपके घर में भेजी, अल्हम्दुलिल्लाह। उनको अल्लाह ताला
उनकी किस्मत अच्छी करे, उनको हर काम में सुरखरू करे और आपकी आंखों की और दिल की ठंडक आमीन, बनाए। thank you so आमीन। इस दुआ के साथ आज के शो को कंक्लूड करेंगे। अपने म्यूजिशियंस का भी शुक्रिया अदा करेंगे जो खुद बड़े सीनियर और ब्रिलियंट आर्टिस्ट हैं इन देयर ओन राइट। फलक, थैंक यू, मेरा बच्चा हमेशा आती हो और हमारे लेजेंड्स को ट्रिब्यूट देती हो। हमें बड़ी दिल से खुशी होती है कि अभी भी ऐसे यंग आर्टिस्ट हैं जो ये करना चाहते हैं। Yes, yes. और खुद भी एक बड़े बाप की बेटी है तो ऑब्वियसली माशाल्लाह। काम भी इनके ऐसे हैं। एंड ऑफ कोर्स तैयबा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज के शो को कंक्लूड करते हैं आपसे क्या सुनते हुए? वे सोने दिया कंगना। चल। वे सोने दिया कंगना सौदाई को जया, ओ वे सोने दिया कंगना सौदाई को जया, दिल देना ते दिल मंगना वे सौदाई को जया, दिल देना ते दिल मंगना वे सौदाई को जया, वे सोने दिया कंगना हो। मैं नहीं हूं तकना वे तेनू अद्धा बुआ टोके, ओ मैं नहीं हूं तकना वे तेनू अद्धा बुआ टोके, तकना है तेनू सदा सामने खलो के, तकना है सदा तेनू सामने खलो के, तू जिस गलियों लंघना वे सौदाई को जया, दिल देना ते दिल मंगना वे सौदाई को जया, दिल देना ते दिल मंगना वे सौदाई को जया, वे सोने दिया कंगना हो। तू मेरी वे ढोलना बन गयो तकदीर वे, तू मेरी वे ढोलना बन गयो तकदीर वे, मैं हुण बन जाना तेरी तस्वीर, मैं हुण बन जाना तेरी तकदीर, तेरे प्यार च तन मन रंगना वे सौदाई को जया, दिल देना ते दिल मंगना वे सौदाई को जया, दिल देना ते दिल मंगना वे सौदाई को जया, वे सोने दिया कंगना हो। वे सोने दिया कंगना वे सौदाई को जया, दिल देना ते दिल मंगना वे सौदाई को जया, दिल देना ते दिल मंगना वे सौदाई को जया, वे सोने दिया कंगना